स्टार्ट करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर है अपना ये थियोरेटिकल डिस्कशन का, इसके बाद प्रैक्टिस सेशन रहेंगे। लास्ट लेक्चर आज किसी भी हालत में कंप्लीट करके जाएंगे अपन। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक बार समझ लो, उसके बाद तो प्लेन रीडिंग रहेगा। 3 वर्ड आते हैं इसके अंदर, बिजनेस, प्रोसेस और री इंजीनियरिंग। प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रोसेस यानी कि द एक्टिविटी व्हेन दे आर अरेंज इन अ क्रोनोलॉजी, यानी कि कोई प्रॉपर वे में, कोई मैनर में उनको अगर अरेंज किया जाए जिससे एक मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आ रहा है तो उसको बोलेंगे प्रोसेस। ठीक है, अगर तुम कोई इनपुट और आउटपुट तुम्हारा अचीव हो रहा है, इनपुट के थ्रू आउटपुट अचीव हो रहा है, तो मीनवाइल वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, यानी कि एक ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटी जिसके थ्रू एक मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आए। तो 3 वर्ड है इसके अंदर। बिजनेस, बिजनेस तो हमको समझता है भाई, प्रोसेस बता दिया। री इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या होता है री इंजीनियरिंग? इसमें वर्ड आ रहा है इंजीनियरिंग और उसके आगे लगा है री। इंजीनियरिंग का मतलब कुछ बनाना, री इंजीनियरिंग मतलब वापस से बनाना, यानी ये वो कंपनी में यूज करना है जहां पे तुम्हें रेडिकल चेंज लाना है। क्या लाना है? रेडिकल चेंज, जिसका मतलब है कोर से तुमको चेंज लाना है। तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और तुमको लग रहा है कि बेसिक से ऑर्गेनाइजेशन गलत काम कर रही है, तो तुम तब यूज करोगे सबसे ड्रास्टिकल चेंज करने वाली स्ट्रेटजी, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। यानी कि अब सारे के सारे प्रोसेसेस को चेंज कर देंगे अपन। समझ में आया? अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं? जैसे नोकिया, नोकिया का अगर अपन केस देखें तो उसने खुद को री इंजीनियरिंग कर दिया, प्रोसेस को पूरी तरीके से बदल दिया। पहले नोकिया का तुमको शायद मालूम नहीं होगा, हार्डवेयर पे बहुत ज्यादा फोकस करता था। उसके फोन देखो तुम, बहुत स्ट्रांग हार्डवेयर के फोन रहते थे, यानी कि उसकी बॉडी वगैरह बहुत स्ट्रांग रहती थी। सॉफ्टवेयर पे कभी वर्क नहीं किया, लेकिन दूसरे फोन ने सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चालू करा और नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। ऐसे समय नोकिया को समझ में आया कि अगर मेरे को मार्केट में सस्टेन करना है तो मैं आउट नहीं होऊंगा, मेरे को री इंजीनियर करना पड़ेगा, बेसिक से सारी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस थी, जो तुमने सेट करी थी, उसको चेंज कर देना। डिड यू गेट दिस? ठीक है। अच्छा, बाटा भी यही कर रहा है। बाटा भी देखो अभी इनोवेशन ला रहा है। पहले उसने कभी सेलिब्रिटीज को रखा नहीं था, बाटा की एड भी ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी, आजकल देखने को मिल रही है। समझ में आ रहा है कि वो बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। वापस बताता हूं, ये कौन सी इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है? जो ड्रास्टिकल चेंज लाना चाहती है, खुद के अंदर एकदम ब्रेक थ्रू, पूरी तरीके से चेंज करना चाहती है। इन शॉर्ट ये कोई भी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। लेट्स से अगर मैं ब्लैक बोर्ड टीचिंग करता था और मेरी रीच थी 50-60 स्टूडेंट तक, अब मेरे को प्रोसेस को री इंजीनियर करना है, तो मैं क्या करूंगा? 2-3 लाख रुपए का सेटअप लगा लूंगा, कैमरा वगैरह लगा लूंगा और इसको सैटेलाइट से ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। तो ये एक प्रोसेस की री इंजीनियरिंग है। समझ में आया? तो ये कोई भी इंडस्ट्री में यूज हो सकता है। ठीक है, एक मिनट। चलो, पहले री इंजीनियरिंग का मीनिंग देख लेते हैं, फिर प्रोसेस का देख लेंगे, फिर बीपीआर क्या है। अच्छा, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा इन्होंने, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं पूछा इन्होंने। री इंजीनियरिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। जनरली हमें मालूम है प्रोसेस क्या होता है, री इंजीनियरिंग क्या होता है ये मालूम है, लेकिन ये पार्ट कभी याद करके नहीं जाते थे अपन। इन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया 4 मार्क्स के, इस पे 2 मार्क्स का री इंजीनियरिंग, 2 मार्क्स का प्रोसेस, और बहुत बार एग्जाम में बीपीआर ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो वापस अपन देख लेते हैं, पहले प्रोसेस पढ़ते हैं फिर री इंजीनियरिंग देखते हैं। प्रोसेस इज अ स्ट्रक्चर्ड measured set of activity, underline this word, set of activity designed to produce a specific output for a particular customer। देख साइड में एक फोटो दिख रही होगी, वो किस चीज का प्रोसेस है बताना मुश्किल है, लेकिन यहां पर देखो एक प्रोसेस होके जा रहा है। ठीक है, यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। तुम्हें लगता नहीं क्या तुम एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो? क्या प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो? फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, और फिर तुम्हारा आउटपुट निकलेगा। तो ये प्रोसेस तो फॉलो करना जरूरी है। जिस तरीके से प्रोसेस डिजाइन हुई है वैसे ही प्रोसेस को करना जरूरी है। क्या तुम अपनी एग्जिस्टिंग प्रोसेस में बीपीआर कर सकते हो? जरा सोच के बताना। तुम एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, क्या इस प्रोसेस को पूरी तरीके से री इंजीनियर कर सकते हैं अपन? पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं क्या? सुष्मिता, कर सकते हैं। एक आंसर आ रहा है, कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नहीं समझा? मैंने बोला अपन 3 स्टेजेस के थ्रू जा रहे हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। ये एक प्रोसेस है। तुम्हें सीएमए बनना है तो ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या बोलता है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या बोलता है कि सारी के सारे प्रोसेस को चेंज कर दो।
तो माय क्वेश्चन इज, क्या ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस को तुम चेंज कर सकते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? ना? ओ लड़की, हाँ हाँ ना? ना? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? ओके, आंसर इज यस, हम इस प्रोसेस को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। मैंने कब बोला कि अगर प्रोसेस चेंज करना है तो पुरानी कोई भी चीज यूज नहीं करना? अरे भाई, मैं अगर नोकिया हूं, मैं फोन बना रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं अभी रॉकेट बनाना चालू कर दूंगा, सारी प्रोसेस चेंज कर दूंगा तो आउटपुट ही अलग आएगा। मैं प्रोसेस के अंदर के जो की मेन पॉइंट्स होते हैं उनको तो रहने दूंगा, लेकिन उसको करने के तरीके बदल दूंगा। अभी जो तुम्हारा एक तो एग्जांपल लिया तुमने, फाउंडेशन स्किप करके तुम डायरेक्टली इंटर में आ सकते हो ग्रेजुएशन के थ्रू, वो एक चीज हो गई प्रोसेस चेंज करने का। दूसरी चीज, जो तुम्हारा डेली रूटीन है उसको अवॉइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैनेज? देखो मैं बताता हूं। हम जनरली क्या करते हैं, 9 महीने का ड्यूरेशन रहता है ना फाउंडेशन के बाद, या कितने महीने का रहता है? 9 महीने का ही ड्यूरेशन रहता है। इंटर आ जाता है, इंटर की एग्जाम आ जाती है, उसमें से 8 महीने या 7 महीने हम क्लासेस करते हैं, और फिर बंदा हो जाता है फेल। होता है, मानते कि नहीं? ये प्रोसेस को क्यों ना हम थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें, क्यों ना हम 9 महीने पढ़ने की जगह 15 महीने पढ़ लें और 6 महीने से पढ़ाई करें, जिससे रिजल्ट एक ही बार में आ जाएगा, आउटपुट स्ट्रांग आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा आएगी, सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर मेरे को दिख रहा है कि मेरा प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण आउटपुट नहीं आ रहा है, इनफैक्ट स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो मैं अपना प्रोसेस चेंज कर दूंगा। तो प्रोसेस कोई भी चेंज कर सकते हैं अपन, कोई भी प्रोसेस को चेंज करना पॉसिबल है। चेंजिंग द प्रोसेस डजंट मीन कि सारी की सारी चीजें चेंज करनी है। जो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी ला रही है, जो तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को कम करे, वो प्रोसेस को बाहर करना है। समझ में आया? सो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी टू गिव अ डिजायर्ड आउटपुट टू अ पर्टिकुलर कस्टमर। एक पर्टिकुलर कस्टमर को जो भी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए रहेगा, उसके लिए करी जाने वाली सारी एक्टिविटीज के सेट को बोलेंगे प्रोसेस। It implies a strong emphasis on how work is done within the organization. Underline how work is done. प्रोसेस बताएगा कि काम किस तरीके से होता है ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग बुक लेने गए थे 2 दिन पहले, नीचे तुम लोगों को मना कर दिया था रिसीट के लिए, तो एक प्रोसेस है हमारा, वो प्रोसेस के थ्रू जाना है। अच्छा, तुमको शायद ये मालूम नहीं होगा, अगर तुम पेन ड्राइव बाय करते हो, यहां पर जाते हो नीचे और पेन ड्राइव बाय करते हो, तो बोलेंगे नहीं वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करो, तो तुम वेबसाइट से ऑर्डर भी प्लेस कर देते हो, लेकिन वो बोलते हैं नहीं अब 24 घंटे बाद आना। मालूम है तुम लोगों को ये चीज? नहीं, एक प्रोसेस है। तुम ऑनलाइन पेमेंट जैसे ही करते हो, पेमेंट अप्रूवल आने तक, रिसीट आने तक, कंफर्मेशन आने तक एक प्रोसेस जाता है बैकएंड टीम में। वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही यहां पर सारी चीजें होती है। ठीक है? अब तुम मोबाइल का सिम करते हो, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। तुम्हें मालूम है सिम एक्टिवेशन भी एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो हर चीज के अंदर प्रोसेस होती है। प्रोसेस बताता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से हो रहा है। Each process is composed of related steps or activity that uses people, information and other resources to create value for customer. For example, for delivering this lecture, we have gone through a process. हम एक प्रोसेस के थ्रू गए होंगे, यानी कि आज ये जो लेक्चर लगाए ना यहाँ पर, ये भी एक प्रोसेस के थ्रू गया है। देखो इस लेक्चर को लगाने के लिए ना लोग लगे हैं, वो बंदा अभी सेट करके गया था यहाँ पे लेक्चर। इंफॉर्मेशन यानी कि नॉलेज जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, और अदर रिसोर्सेस लाइक लैपटॉप, बुक्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिलके एक प्रोसेस को कंप्लीट करती है। सो एक प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, टू अचीव अ डिजायर्ड आउटपुट फॉर कस्टमर। A process involves the use of people, information and other resources to deliver the output. Did you get this? तो प्रोसेस सिंपल था, मैं इतना एम्फोसिस देकर इसलिए समझा, एग्जाम में आया था ये पॉइंट। नाउ व्हाट इज री इंजीनियरिंग? री इंजीनियरिंग में पहला वर्ड आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग यानी कि कुछ बनाना, और री इंजीनियरिंग माने कि वापस से बनाना, यानी कि ये वो वाली इंडस्ट्री के लिए है जो ऑलरेडी एक प्रोसेस में है। समझो डिफरेंस, ये वो वाली इंडस्ट्री के लिए नहीं है जो न्यू वाली सेटअप है, उनके लिए नहीं है, जो एग्जिस्टिंग सेटअप था उसमें चेंज लाने के लिए ये। ठीक है? Re-engineering is a fundamental rethinking and a radical redesign of business process to achieve a dramatic improvement in critical contemporary measure of a performance such as cost, quality, service and speed. मैकडी को देखो जरा, मैकडी के अंदर ना तुम कोई ऑर्डर प्लेस करोगे ना, प्रॉपर टाइमिंग के अंदर तुमको 2 या 3 मिनट के अंदर प्रोसेस, उनका प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि वहां पर तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैकडी जाना प्रेफर करते हो या डोमिनोज जाना प्रेफर करते हो तुम? मैकडी, क्या रीजन है?
देखो अगर पिज्जा खाना है तो तुम जाओगे डोमिनोज, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम कम है और सामने दोनों आउटलेट दिख रहे हैं तो तुम चले जाओगे मैकडी के अंदर। अब ये मैकडी वाला 1 मिनट के अंदर तुमको आउटपुट डिलीवर कर सके, इसलिए बैकएंड में पहले से ही बहुत तैयारी के साथ बैठा रहता है ये। तो पहले वो स्लो था। पता है ये मैकडी की एक केस स्टडी देख रहा था, उन्होंने क्या किया था, री इंजीनियरिंग किया था। उन्होंने एक अपना एक आउटलेट लिया, आउटलेट के अंदर ना तुम देखना उनके लाइंस बनी हुई रहती है, कभी ध्यान देना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइंस बनी हुई रहती है, और हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्रॉस करने में कितने सेकंड लगने चाहिए वो उन्होंने वहां पे डिजाइन किया। उन्होंने अगर 10 सेकंड भी बचा सकते थे ना, 10 सेकंड बचाया, और धीरे धीरे ऐसी हैबिट बना दी कि अब ये 10 सेकंड तो इजीली सेव होने लग गए। उन्होंने और टाइम कम करना चालू कर, कम करके इतना कम कर दिया कि सबसे क्विकेस्ट वही दे देते हैं आज के टाइम पे प्रोडक्ट। तो उनका भी प्रोसेस था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि भाई हम प्रोडक्ट तो दे रहे हैं नॉर्मल, मैकडी तुमको लगता है क्या बहुत अच्छा है? नहीं, इंडिया में बहुत हाइप है उसका, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जाओ तो नॉर्मल है मैकडी, इनफैक्ट सबसे सस्ता है वहां पे। तो उसको कुछ कोर कंपिटेंसी चाहिए थी, उसको कुछ अलग चाहिए था, तो उसने क्या किया, सारे प्रोसेस को रीडिजाइन कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी कि कपड़े बेचने लग गया मैकडी वाला, वो यही सेम चीज है बेच रहा, लेकिन उसने प्रोसेस को बदल दिया। जो ऑलरेडी इंजीनियर्ड चीजें थी उसको री इंजीनियर कर दिया। अब तुम कभी मैकडी का किचन देखना, डिवाइडेड रहता है, सेगमेंटेड रहता है, वेज साइड नॉन वेज साइड रहता है सारा, देखा है कभी? कभी ऑब्जर्व करते हो कि नहीं रहे तुम लोग? देखा ये? और उनका एक डिजाइन देखा कि एक बंदा यहां पर ट्रे में तुमको लाके नहीं देता चीजें, वो यहां से सीधा फेंकता है बर्गर, देखा है? वो बर्गर एक स्लाइड मतलब क्या, घसर घुंडी रहती है ना तुम्हारी, वैसा उस पे जाके स्लाइड होके नीचे तुम्हारे पास बराबर आ जाता है, फिर वो बंदा वहां से उठा के तुम्हें सर्व करता है। एक प्रोसेस है, री इंजीनियर करा। री इंजीनियरिंग तभी होगी जब इंजीनियरिंग होगी, जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस होगा। डिड यू गेट दिस पार्ट? ओके, ये क्यों किया जाता है री इंजीनियरिंग? ताकि कॉस्ट बचे, या फिर क्वालिटी इंप्रूव हो, या तो सर्विस फास्ट हो, या तो तुम स्पीड अचीव कर लो। अब जरा सोचो तुम, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग स्पीड वाइज किसके लिए यूजफुल होगी, तुम ही बताओ। बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ऐसी कौन सी कंपनी करेगी जिसको स्पीड इंप्रूव करना है? बताओ। हाँ बताओ, कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसको स्पीड के लिए बीपीआर करना पड़ रहा है? फूड इंडस्ट्री, कोई फूड इंडस्ट्री के लिए तुम देखो, कोई होटल में जाते हो ना, तुमको मालूम है अगर गणराज में जा रहे हो टाइम लगाते हो तो तुम आधे घंटे पहले जाते हो। फूड इंडस्ट्री ये नहीं करती, फूड इंडस्ट्री क्वालिटी के लिए करती है। मैन्युफैक्चरिंग स्पीड के ऊपर नहीं वर्क करता, मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स ऑन क्वालिटी। आईटी कंपनी वर्क्स ऑन सर्विस, एवरीवन वर्क्स फॉर कॉस्ट। स्पीड के लिए जानना है मुझे। कुरियर कंपनीज, हाँ वही बताने वाले थे, व्हीकल। अच्छा, दूसरा तुम्हारा फूड डिलीवरी वाला, वो स्पीड पे वर्क करते हैं। अभी उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। देखो उन्होंने क्या किया फूड डिलीवरी के अंदर, पहले तुम हाँ डोमिनोज का ये 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, लेकिन बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि इतना ट्रैफिक, इतने लोग, इतने गड्ढे, इतने अपने। तो अब तुम देखो यार, यहाँ पर एक जरा सा इतना सा रास्ता, उसमें भी 4 गणेश जी यहाँ बिठाते हैं, वो बीच रास्ते में बिठाते हैं आजकल। तुमको मालूम है क्या, मंडी में जाओगे ना, बीच रास्ते में उन्होंने ऊपर बिठा दिए। ये किस टाइप की आस्था है मेरे को बताओ, ये किस टाइप की आस्था है? 4 गणेश जी बेचारे वो भी कंफ्यूज हो जाते होंगे किधर जाके आशीर्वाद दूं, इधर बैठ के आशीर्वाद दूं, इधर बैठ के। मेरे को 4 जगह हाथ जोड़ने पड़ते हैं, फिर पता नहीं किधर बैठे हैं उस समय। एक जगह पे एक होने चाहिए, और ग्रैंड बिठाओ तुम्हारे, इतने भयंकर बिठाओ कि पूरा मतलब गांव देख सके, इतना बड़ा बिठाओ। अरे देखो यहाँ पे किसी की शॉप है, उस बेचारे ये इसको भी चंदा देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। हाइट तो देखो, मेरे पापा 2 दिन पहले शॉप देखने गए थे, 2 दिन नहीं 1 महीना पहले शॉप देखने गए थे, ठीक है, एक एक्सपांड करना था बिजनेस, तो शॉप देखने गए थे। तो उन्होंने रास्ते पर बस बाइक खड़ी करी अपनी और बोलते चंदा लाओ, सच में। और मेरे पापा बोलते मैं तो इधर का हूं भी नहीं, बोले अभी तो हो ना इधर। अजीब है, दादागिरी है भाई, ये भगवान के नाम पे चंदा मांगते हैं। क्या करते हैं बाद में, दारू पीते हैं ये लोग। स्पीड, ये फूड डिलीवरी वालों को भी स्पीड। अच्छा, फूड डिलीवरी का सिस्टम देखो कैसे रीडिजाइन हुआ। तुम देखो, अपन बोलते हैं बिजनेस कम हो रहा है, बिजनेस कम नहीं हो रहा है, बिजनेस करने का तरीका बदल गया है।
फूड डिलीवरी वाले में क्या होता है, तुम एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस करते हो, जब तक वो होटल वाला ऑर्डर प्रिपेयर करता है तब तक ये बंदे को ऑर्डर आ जाता है कि तेरे को पिकअप करना है। जितने टाइम में ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा है तब तक वो बंदा वहां जाके पहुंच जाता है और वहां से पिकअप करके तुम्हारे तक पहुंच जाता है। बेस्ट है, देखो ना स्पीड, उनको स्पीड चाहिए। बहुत सारे लोगों ने रखा है 30 मिनट्स नहीं तो फ्री वगैरह इस तरीके से। फासोस, मेरे को नहीं मालूम कितने लोगों ने नाम सुना होगा, FAASOS, फासोस सुना है क्या? फासोस, इसके रैप बहुत अच्छे आते हैं, मतलब पर्सनली मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है। इसके रैप्स वगैरह जो रहते हैं ना वो 30 मिनट्स के अंदर ला कर देते हैं, तो फ्री दे देता है। एक्चुअली मेरे साथ हुआ कि बारिश के कारण 2-3 बार लेट हो गए तो इन्होंने फूड भी दे दिया मेरे को और पैसा भी रिफंड कर दिया। इससे अच्छा क्या चाहिए, क्योंकि वो अपने स्पीड के कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। तो एक प्रोसेस को री इंजीनियर करना जरूरी है। पहले प्रिमिटिव स्टाइल में देखो क्या होता था, तुम होटल में कहीं से तो भी नेट से नंबर ढूंढ के निकालते थे, उसको फोन करते थे, वो ऑर्डर लेता था, बनाता था, फिर वही बंदा अगर अवेलेबल रहा कोई वहां पे तो आके डिलीवर करके जाता था। प्रोसेस कोई चेंज कर दिया। आज के टाइम पे मैं तुमको बताता हूं, अगर तुम कोई प्रोसेस को चेंज कर दिया ना तुमने, तुम करोड़पति बन जाओगे। जस्ट ट्राई टू चेंज द प्रोसेस। तुम अभी सिर्फ प्रोसेस में घुसे हो। इफ यू आर नॉट रेडी टू ब्रिंग एनी चेंज इन द प्रोसेस, तुम एक मीडियोकर गरीब जिंदगी जियोगे। लाइक आई एम ऑल्सो इन दिस प्रोसेस। लेकिन जब तक ब्रेक थ्रू चेंज नहीं आएगा ना तब तक इंसान करोड़पति नहीं बन सकता या दुनिया जाने ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रोसेस को चेंज करना, आजू बाजू की चीजों में प्रॉब्लम ढूंढो। अगर तुम्हें रियल पर्सन बनना है ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। याद रखना है 3 वर्ड, PSA, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखो। ये प्रॉब्लम दिख रही है ना, इसको सॉल्व करूंगा बस। पैसा सेकेंडरी है, झक मार के पैसा आ जाएगा। मैं तुमको बोल रहा हूं जिसने प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करी ना आज के टाइम जी रहा है। तुम्हें मालूम है 1-1.5 साल पहले तुमने शायद अर्बन क्लैप का नाम भी नहीं सुना होगा। आज के टाइम पे हर कोई अर्बन क्लैप यूज कर रहा है। तुम लोग भले यूज नहीं करो, तुम हॉस्टलाइज हो, तुम्हारी लाइफ बहुत अलग है। ये लाइफ के 3 साल के बाद ना जो लाइफ होगी वो रियल लाइफ है। वहां पे तुम देखोगे कि सैलून में लोग जा नहीं सकते थे, क्लीनिंग वगैरह करते नहीं है। आज के टाइम पे डायनामिक फैमिली, लड़का लड़की दोनों कमाते हैं तो घर पे कोई रहता नहीं है, तो ऐसे टाइम पे क्लीनिंग के लिए भी अर्बन क्लैप से बुला लेते हैं। अब प्रोसेस चेंज हो गया, इसके कारण लोगों को भी काम मिल रहा है, प्लस तुम भी मेन काम पे फोकस कर पा रहे हो अपने। डिड यू गेट दिस? तो ट्राई टू चेंज द प्रोसेस। प्रोसेस के थ्रू कभी गए ना तुम फेल हो लाइफ में। BPR, now the actual point start. BPR, it is a business management strategy originally pioneered in early 1990s, focusing on analyzing and design of workflow and process within an organization. BPR क्या करता है? सबसे पहले तो एक चीज करता है, क्या? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस चल रहा है ना उसको चेक करता है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहां से स्टार्ट होती है? सबसे पहले एक एटीट्यूड से स्टार्ट होती है कि प्रॉब्लम दिखे और उसको री इंजीनियर करा जाए। अब ये क्लास सब बराबर चल रही है ना अपनी, इसमें री इंजीनियरिंग की क्या जरूरत है? ठीक है, क्या जरूरत है? मेरे को एक बात बता, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहां जरा सी भी प्रॉब्लम दिखी तो री इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। लेकिन री इंजीनियरिंग करने का लगता है कॉस्ट, और री इंजीनियरिंग करने के बाद मिलता है बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूरी है भाई। समझ में आया ये चीज? तो यहां पे फर्स्ट स्टेप क्या लिखा? 1990s के अंदर ये जो BPR है ना वो इमर्ज होने लगा। क्या करता है ये? प्रोसेस को बहुत क्लोजली देखता है। अब मैं भी तुमको बोलता हूं, मेरे को तुम सब लोगों की सारी हैबिट्स मालूम है। अभी मैं कितने दिन से पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, ऑलमोस्ट 25 घंटे से तो पढ़ा रहा हूं, मुझे तुम्हारी सारी हैबिट्स मालूम पड़ गई है। तो मैं प्रोसेस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में यही है कि प्रोसेस को समझो पहले। डिड यू गेट दिस पार्ट? अभी तक BPR में घुसे नहीं अपन। नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एम्स टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली रीथिंक हाउ दे डू देयर वर्क। यानी कि बेसिक में जाके देखो कि तुम काम किस तरीके से कर रहे हो, क्या वो सही है या गलत है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का काम ही है सबसे पहले प्रोसेस को क्लोजली ऑब्जर्व करो, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करो और देखो तुम किस तरीके से काम कर रहे हो, और रीथिंक यानी कि उस पर वापस सोचो क्या इस चीज में बेटर हो सकता है। तुम्हें मालूम है तुम एक दिन में अगर 7 घंटे वर्कआउट करोगे तो कुछ नहीं असर होने वाला, लेकिन अगर 7 दिन रोज 1-1 घंटे अगर वर्कआउट करोगे तो तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट दिखकर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस, यहाँ पे मैं तुमको कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल दे रहा हूं, यानी कि थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना लाइफ के अंदर, ये काइजन टेक्निक होती है। और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक झटके में सारा चेंज लाना, ये होता है। तो ये एक दिन में 7 घंटे एक्सरसाइज करने वाली बात कर रहा है, पर ये फ्रूटफुल रिजल्ट ये भी देता है क्योंकि इट इज अ मशीन। ये सब मशीन्स के ऊपर अपन करने वाले हैं प्रोसेस। BPR seeks to help companies radically restructure their organization by focusing on the ground up design of the business process. बहुत सही पॉइंट बोल दिया।
एकदम बेसिक में जाके रीथिंक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से यहां पर तुम लोग बैठे हो और तुम्हें गर्मी लग रही है, ठीक है। अब यहां से मेरा थिंकिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा कि ये क्लासरूम को कैसे फ्रेंडली बनाया जाए, और वो चीज के चलते मैं 10 और चीजें चेंज कर दूंगा जिसके थ्रू सडनली मेरे को इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाए। यानी बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन को देखकर वापस से रीथिंक करके सोच के ड्रास्टिकल चेंज ले आना। तो प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से, उसके बाद रीथिंकिंग करने से, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ही चेंज कर देना। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स द रीड्रॉइंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री, रीकंसिडरेशन ऑफ जॉब, ट्रेड्स एंड स्किल्स। यानी कि अगेन दे आर यूजिंग द सेम वर्ड, रीड्रॉइंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री। मतलब क्या है कि वापस से अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से काम करते उसको भूल के नया प्रोसेस देखो। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है ये पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हें आउटडोर जाके पढ़ा सकता था, ठीक है, कोई केस स्टडी दिखा के कर सकता था, तो मैं भी प्रोसेस चेंज कर सकता हूं, फंडामेंटली कोर वैल्यूज ही चेंज कर दूं। ऐसा हो सकता है आज से 2-3 साल बाद मैं एसएम का लेक्चर बाहर ही लूं, तुम्हें अलग अलग स्पॉट्स वगैरह पे ले जाऊं, वहां पे प्रोजेक्टर लगा के दिखा दूं, हो सकता है। ये री इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। तो ऑर्गेनाइजेशन जिस दायरे में काम करती है वो दायरे को एक्सपांड करो, एक्सपांड दैट बाउंड्री। दिस अकर विद द क्रिएशन एंड यूज ऑफ मॉडल, whether those are physical model or mathematical, computer, structural model. The engineers build up and analyze model to predict the performance of the design or to understand the behavior of device. Okay, the next point says that ये रीथिंकिंग मतलब क्या है, मतलब एग्जैक्टली तुम बोलना क्या चाहते हो, चेंज क्या करना चाहते हो। तो ये बोल रहा है चेंज कुछ भी हो सकता है। चेंज ऐसा हो सकता है तुम यहां पे फिजिकली प्रेजेंट हो, तुम यहां पे प्रेजेंट हो ही ना, तुम अपना फिजिकल डिजाइन ही चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, इससे बेटर मैं तुमको बोलूंगा तुम घर पे टीवी चालू करो, मेरे को उसमें देखो, तो मैंने फिजिकल मॉडल ही चेंज कर दिया। उसके अलावा उन्होंने कंप्यूटर वर्ड भी यूज करा है, मैथमेटिकल मॉडल यूज किया है। मैथमेटिकल मॉडल यानी कि तुम्हारी कैलकुलेशन ही चेंज कर दी तुमने, बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनाने के लिए कैलकुलेशन चेंज कर दी। कंप्यूटरल डिजाइन यानी कि आईटी का इन्वॉल्वमेंट यूज करना चालू किया। स्ट्रक्चरल मॉडल जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर थे उसको चेंज कर दिया। यानी कि इतना बोल रहे हैं कि चेंज है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज अ चेंज, पर कुछ भी चेंज हो सकता है। मैं बोल रहा हूं लिटरली कुछ भी चेंज हो सकता है। अभी देखो पहले आज से ना 5-6 साल पहले वीडियो लेक्चर्स नहीं होते थे, तुमको आइडिया है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर नहीं होते थे। फिर सडनली क्या हुआ, वीडियो लेक्चर का क्रेज आया, वी स्मार्ट में भी ये सारी चीजें आई। अब वी स्मार्ट में पहले जब लेक्चर्स रिकॉर्ड होते थे तो पर आवर की कॉस्ट, 1 घंटे की कॉस्ट 2,500 रुपए पे करना पड़ता था हमें। तो तुम जरा सोचो अगर 2,500 रुपए पर घंटे, क्योंकि उसमें एडिटिंग वेडिटिंग सारा पार्ट रहता था, अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मेरा 30 घंटे का लेक्चर होता है, कितने हो रहे हैं ये? 75,000 तो मेरी कॉस्ट ही जाती। क्या करा हमने डिजाइन ही चेंज कर दिया। कैमरामैन हमसे पैसे लेता था ना, हमने खुद के कैमरे वगैरह सिस्टम 6-7 लाख
कंट्री को रिवाइव करो, वापस समझो, उसने पहले बर्बाद कर दिया उसको और तुरंत ही बोलता मैं तेरे को रिवाइव करूंगा, और अपने कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट को, कुछ थिंकर्स को, कुछ रेडिकल डिजाइन चेंज करने वालों को वहां भेज दिया। उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी टेक्निक प्रोड्यूस करी और जापानीज पीपल वेर रेडी फॉर दिस, उन्होंने अडेप्ट करा। तुम देखोगे जापानीज टेक्नोलॉजी हमेशा टॉप पे। एक कंट्री जो डिवास्टेड हो गई थी, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, आज टेक्नोलॉजिकल लीडर है। कैसे? उन्होंने एक प्रोसेस के अंदर चेंज लाया, उन्होंने ह्यूमंस को निकाल दिया, ऑटोमेशन को लिया। उनको मालूम था हमारे पास मैन पावर कम है लेकिन ब्रेन है, तो उन्होंने लिया है ऑटोमेशन। तो यहां पर यही बोल रहे हैं, रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग कुछ भी हो सकता है, टूल्स में हो सकता है, मॉडल्स में हो सकता है, मेथड में हो सकता है। जापान ने यही किया, सब कुछ चेंज कर दिया, और आज इतनी बड़ी बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनी, जो यूएस की इस्टेब्लिश्ड कंपनी, उनको जापान आज जाके टक्कर देता है टेक्नोलॉजी के मामले में। क्यों? क्योंकि उसने पहले तो तबाह हो चुका था, नष्ट हो चुका था, और उसने खुद को कंटिन्यूअसली रीडिजाइन करा। तुम देखना, जितनी भी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आती है, सबका ओरिजिन या तो जापान से होता है या तो जर्मनी से होता है, और दोनों क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। सो दे हैव मेनी टाइम यूज दिस कॉन्सेप्ट। अगर उनको नहीं पसंद आ रहा ना, निकलो, नया प्रोसेस। तुमको मालूम है वहां पे काम करते करते सो जाना अच्छा साइन कहलाया जाता है, और हमारे यहां हम इतने ट्रेडिशनल स्टाइल से क्यों जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक इंसान नहीं काम कर पा रहा और उसको सोना है, सोने दो ना, उसको क्या प्रॉब्लम है? तुमने कोई ऑफिस में देखा कि तुम्हें लाउंज वगैरह मिल रहे हैं सोने वगैरह के लिए? नहीं मिलते हैं, मिलने चाहिए, क्योंकि बंदा यहां पर सोने के लिए तो आ नहीं रहा, और वो अगर सो गया यहां पे आकर तो 1 घंटा और ज्यादा काम कर लेगा। 3 घंटा इनएफिशिएंटली सिर पकड़ के बैठे रहने से बेटर है कि यार वो आराम कर ले, सो ले। तो उन्होंने इस प्रोसेस को भी चेंज कर दिया। अभी तुम देखना, यूरोपियन कंट्री 5 डेज वर्किंग पर ले आ रहे। क्या है ये? एक मॉडल चेंज कर दिया उन्होंने, ये री इंजीनियरिंग है। इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, 3S देखो, ये 3S इन BPR, ये इस पे क्वेश्चन आता है छोटा सा। व्हाट आर द 3S इन BPR? पहला है रीडिजाइन, रीटूलिंग एंड रीऑर्केस्ट्रेटिंग। Redesign, retooling and reorchestrating forms the key component of BPR that are essential for organization to focus on the outcome that it need to achieve. रीडिजाइन का मतलब क्या होता है? वापस से कुछ नई डिजाइन बनाना। रीटूलिंग यानी कि जो तुम टूल्स वगैरह यूज करते हो, जो मेथड यूज कर रहे थे, उसको वापस से ड्राफ्ट करना। रीऑर्केस्ट्रेटिंग का मतलब होता है, ऑर्केस्ट्रा सुना है क्या तुमने? ऑर्केस्ट्रा क्या करते हैं? ऑर्केस्ट्रा में बैंड बाजा गाना वाना करते हैं, तो वो बोलते हैं उसको रीऑर्केस्ट्रेट करो, यानी कि वापस से अरेंज करो। पहले कोई तुतारी बजा रहा होगा तो उसको हटा के उसके हाथ में भोपू दे दो, वो क्या रहता है ना ऐसा अजीब सा, ये तुतारी नहीं बना रहा मैं, वो सेक्सोफोन बोलते हैं इसको, इसको बजाना बहुत डिफिकल्ट रहता है, ऐसा कुछ तो रहता है। वो रीऑर्केस्ट्रेट कर। डिड यू गेट दिस पार्ट? बीपीआर खत्म हुआ अपना। अब इसके सिर्फ मेथोडोलॉजीज देखनी है, स्टेप्स देखनी है, स्टेजेस देखने हैं। इतना प्रोसेस समझा क्या तुम्हें बीपीआर का? तो बीपीआर के लिए कीवर्ड क्या है? सबसे पहले रेडिकल रीडिजाइनिंग है। ये कोर्स एकदम सारी चीजें चेंज कर देगा। डिड यू गेट दिस? नेक्स्ट इज मेथोडोलॉजी। अपने को एग्जाम का क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथोडोलॉजीज ऑफ बीपीआर? पहला, इनविजन स्टेट। इनविजन स्टेट मतलब जो एग्जिस्टिंग तुम्हारा डिजाइन है उसको पहले देखो। मैंने यही बोला था, री इंजीनियरिंग करना है तो पहले जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको तो देख। पता चला जो अच्छी चीजें उठा के फेंक दिया, जैसे अपनी जनरली मम्मी करती है, धुले हुए कपड़े को डबल धो देती है और गंदे कपड़े वैसे ही पड़े रह जाते हैं। तो पहले जहां प्रॉब्लम है वहां पे देख। तो एनविजन स्टेट में वही देखते हैं अपन। द कंपनी रिव्यूज द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी and business process, and based on that review, business process for improvement are targeted and IT opportunities are identified. क्या बोले? existing strategy को देख, कहां इंप्रूवमेंट हो सकता है वो देख, और कहां कहां पे IT डाल सकता है वो देख। why IT? क्यों स्पेसिफिकली IT वर्ड यूज करा? I want to know this from you. क्यों IT? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों वर्ड यूज किया उन्होंने यहां पे? क्योंकि मशीन थकता नहीं, मशीन का बर्थडे नहीं आता, मशीन के सोना बाबू जानू का भी बर्थडे नहीं आता, ठीक है। मशीन में जनरली ऐसा कोई खतरनाक ब्रेकडाउन नहीं होता, इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू नहीं जाते, बावलापन नहीं दिखाती मशीन, ठीक है। तो आईटी को डालना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन दिखाता है नखरे, और ये नखरे झेले नहीं जाते।
मशीन नहीं बोलती मेरे को यहाँ पे पिंक कलर का एटमॉस्फेयर चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा। ब्रेकअप होने के बाद मशीन अरिजीत के गाने नहीं सुनती है, तुम पछताओगे पछताओगे गाने लगा के, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो रिप्लेस करो। अपने को पहले ही इन्होंने बोल दिया है कि दे आर गोइंग टू रिप्लेस अस। ये बहुत बड़ा साइन है, छोटा सा वर्ड तुम बोल रहे थे, बट दिस इज शोइंग दैट वी आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड वन डे। एक दिन हम रिप्लेस होने वाले हैं। क्या करोगे तुम, क्या करोगे उस दिन तुम? प्रणव क्या करेगा जिस दिन तेरे को छोड़ के मशीन को ले आया जाएगा कंपनी में? पता नहीं तुम लोग क्या सोचे, मैंने तो यही बोलना था। समृद्धि मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, मैं हूं ही सज्जन शरीर सुधरा हुआ इंसान, गलत निकलता ही नहीं मेरे मुंह से। तुम एक दिन रिप्लेस हो जाओगे मशीन द्वारा। जितनी भी जरूरतें हैं कंपनी की सब मशीन द्वारा पूरी हो जाएगी। क्या करेगा उस दिन? क्या करेगा? हाँ, तो पैसा नहीं मिलेगा ना फिर। अच्छा, यही रीजन है तुम लोगों को कि इंडस्ट्री के अंदर रिजिडिटी दिखाते हैं लोग ऑटोमेशन आने के लिए, मना करते हैं वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत दूर का विजन देख लिया कि जिस दिन मशीन आई हमको निकाल लेंगे। पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, 10 अकाउंटेंट लगते थे, अभी टैली में एक ही बंदा कर लेता है सारी चीजें। तो वी आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। क्या करोगे तुम? मयूरेश क्या करेगा जिस दिन ते को छोड़ के मशीन का सहारा ले लिया जाएगा? साउंड्स हाईली इम्पॉसिबल। हाईली इम्पॉसिबल क्यों? हाँ, नहीं पॉसिबल है। तू है एक अकाउंटेंट, एक सीएमए वाला बंदा, और तू बात कर रहा है इंजीनियरिंग की। ये लड़की ने तो शादी इंजीनियर से इसलिए कर ली, किसी दिन अपना काम नहीं चलाया तो इंजीनियर कुछ तो बना देगा, रोटी रोजी रोटी चलेगी, बराबर ना? कम लोग लगेंगे ना। पहले मेकर चेकर दोनों होते थे, अभी मेकर की जरूरत ही नहीं। देयर वर मेनी मेकर्स, ओनली वन चेकर, तो अभी एक चेकर की जरूरत है। तो मेरा कहने का यहाँ पे यही पॉइंट था कि ये एरा आने वाला है जहाँ पे हम रिप्लेस होने वाले हैं। तो क्या करना है? बिकम इररिप्लेसेबल। कुछ तो ऐसा करो कि तुम्हारी कोर वैल्यू जिंदा रहे। वैसे ये जो हमारा प्रोफेशन है ना, वहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्रोफेशन जजमेंटल है, प्रोसेस नहीं है अपना। वी आर गोइंग थ्रू जजमेंट। समझा क्या? तो इनविजन स्टेट, इनविजन स्टेट का मतलब क्या है? यहां पे तुम सबसे पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को देखोगे, इंप्रूवमेंट कहां हो सकता है वो देखोगे, और आईटी कहां पे लगा सकते हो वो देखोगे। तीन चीजें कौन कौन सी? एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी का रिव्यू, कहां पे इंप्रूवमेंट आ सकता है, कौन से प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आ सकता है, एंड यूज ऑफ आईटी। प्रणव समझा? क्या करेगा फिर तू? कुछ नहीं, सीएमए कर, तू रिप्लेस नहीं होगा, टेंशन में मत आ। नेक्स्ट है इनिशिएशन स्टेज। इनिशिएशन मतलब क्या होता है? शुरुआत करो। अब तुमने देख लिया ना कहां पे प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हो, आईटी को कहां पे ला सकते हो, सारी चीज देख ली ना, चल शुरुआत कर। अब इनिशिएशन स्टेज। प्रोजेक्ट टीम्स आर असाइंड परफॉर्मेंस गोल, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एम्प्लॉय नोटिफिकेशन आर सेट। यानी कि इसके पति को असाइन किया जाएगा और बोला जाएगा कि ये टारगेट अपने को अचीव करना है, ये तुम्हारा गोल है, इस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पति इसलिए बोला इंजीनियर है। हंस रही हो क्या? हंस रही है ना, इंजीनियर है ना, हंसना क्या है इसके अंदर? वो देखो वैष्णवी कितना हंस रही है सच में उसका पति इंजीनियर। वैष्णवी यकीन करो। क्यों यकीन क्यों नहीं हो रहा तुमको? सबसे ज्यादा तो पूजा खुद ही हंस रही है। अलग ही मतलब उसकी बनाई हुई चीज पे भरोसा नहीं होता क्या? हाँ वो तो है। अच्छा दूसरे टॉपिक पे हंसना, कोई बात नहीं। इनिशिएशन स्टेज यानी कि यहां पर असाइन कर देंगे अपन टीम, और टीम को बोलेंगे कि ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी है और ये प्रोसेस में जहां इंप्रूवमेंट आ सकता है वहां पे चेंज ला। तो ये चेंज लाएगा कौन? एक आईटी इंजीनियर को लाना पड़ेगा। गोल्स तुम्हारा पति। कितना कॉन्फिडेंटली बोली वो, ये चेंज लाएगा कौन? मेरा पति। हद है ये लड़की की कॉन्फिडेंस देखो। पंखा बदला है क्या कभी उसने? तुम्हारा मिक्सर जिस दिन खराब होगा ना, तुम हाथ नहीं लगाने दोगी। हाँ बनाना आता है? वाह यार अच्छी चीज है।
चेंज कौन लाएगा? मेरा पति। वाह, इतना कॉन्फिडेंस। तुम लोगों को भी एक एडवाइस है, अदर फील्ड वालों से शादी करना, नहीं तो सिर फोड़ते रह जाओगे तुम भी आईटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो भी आईटी रिटर्न फाइल कर रही है। हाँ, एक्सपीरियंस नहीं, इसको एडवाइस बोलते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है हर बार एक्सपीरियंस से एडवाइस है, लेकिन एक बहुत सही एडवाइस है अदर फील्ड चूज करने का। कभी भी तुम्हारे घर पे कम से कम एक्साइटमेंट रहेगी, हाँ कुछ तो अलग बताएगा। नहीं तो तुम बोलोगे कि जीएसटी की डेट एक्सटेंड हो गई, बोलेगा हाँ एक्सटेंड हो गई, क्या चलेगा बताओ घर में। और तुम लोग उस दिन कैंडल लाइट डिनर मनाओगे क्योंकि मोदी जी ने डेट एक्सटेंड करवा दी, बस। तो तुम्हारी लाइफ के एक्साइटमेंट देखो कैसे रह जाएंगे। छोड़ो। इन्विजन स्टेज, इनिशिएशन स्टेज में क्या है, एक टीम असाइन करी जाएगी, गोल सेट किए जाएंगे और चेंज लाएगा इसका पति। यहां पर यह चीज याद रखना। नेक्स्ट है डायग्नोसिस स्टेज। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है बे? डायग्नोसिस म्हणजे काय? हाँ, ए डाइजेशन नहीं बोला बाउली, डायग्नोसिस, चेकिंग। तो ये चेकिंग वाला स्टेज है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेस एंड सब प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द टर्म्स ऑफ प्रोसेस एट्रीब्यूट। यानी कि देखो, प्रोसेस समझो पूरा दिमाग में। सबसे पहले इन्होंने स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई करी, कौन से एरियाज इंप्रूव कर सकते हैं वो देखा, आईटी का यूज कहां कर सकते थे वो देखा, और इसके बाद टीम असाइन कर दी। अब टीम क्या करेगी? टीम करेगी हर चीज को डॉक्यूमेंट, सारे प्रोसेस और सारे सब प्रोसेस को करेगी डॉक्यूमेंट। क्यों भाई डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है? नहीं तो इसका पति स्टेज 2 पर होगा और स्टेज 1 भूल जाएगा क्या किया। ठीक है, ग्रीन वायर रेड के साथ जोड़ देगा, रेड ब्लू के साथ जोड़ देगा, उसका तो काम चल गया। अगली बार पता चला ये इसने वो मिक्सर खरीद लिया, बनवाने गई कोई नया इंजीनियर, ब्लास्ट हो गया। तो प्रोसेस, कोई भी चीज को प्रोसेस एक मैनुअल को डिजाइन करके रखना जरूरी है। तुम देखो तुम्हारे घर पे जब मास्टर प्लान बनता है घर का, तो उसका भी एक नक्शा जो रहता है ना, वो सेव करके रखते हो तुम। क्यों? क्योंकि कल करके जिस आर्किटेक्ट ने बनाया वो टपक गया या ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो कोई नया बंदा समझ तो सके, नहीं तो लीकेज इस दीवार में पूरा घर खोद देगा वो। होता है कई बार, तुम देखो कोई अड़ान टप्पर को ले आए ना, तुम जरा सा नल बनाने के लिए ना पूरी टंकी बदलवा देता है। तुम्हें टंकी में तुम पैदा हुए, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम, वो इतनी प्रॉब्लम्स बता देगा। कभी हुआ है तुम लोगों के साथ? हमारे साथ तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, नल बनाने गए तो पूरी पाइपलाइन ही चेंज करवा देता है। मास्टर प्लान नहीं रहता ना, उनको भी नहीं मालूम रहता ना कि किधर किधर से पाइपलाइन जा रही है वगैरह, पूरी दीवार खोद डालता है। अपने जनरली देखो, अपने रोड भी अधिकतर खुदे हुए ही रहते हैं, सारी पाइपलाइन ही जाती रहती है वहां पे। प्रॉब्लम कहाँ है मालूम नहीं रहता, सब खोद देते हैं वो, 1 2 3 आगे के सारी पाइपलाइन खोद देंगे। तो डायग्नोसिस स्टेज में क्या करोगे? तुम डॉक्यूमेंट करोगे प्रोसेस एंड सब प्रोसेस। वापस से बोलता हूं, सबसे पहले इन्विजन स्टेज में क्या करोगे? एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी, प्रोसेस एंड आईटी का यूज पता करोगे। सेकंड में प्रोजेक्ट मैनेजर टीम गोल्स असाइन करोगे। और थर्ड डायग्नोसिस स्टेज में क्या करोगे? तुम डॉक्यूमेंट करोगे अपने सारे प्रोसेस और सब प्रोसेस को। क्यों? आगे चल के यूज करना है उसका। ठीक है, कल करके मैंने तुमको बोला कि जाओ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके आओ, मैं बॉस हूं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम कुछ तो भी भलता काम करके आ गए। मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट तो दिखाओ तुमने किया क्या, तुम बोलोगे डॉक्यूमेंट नहीं बनाए, तो मुझे पता कैसे चलेगा तुमने क्या किया। नेक्स्ट है रीडिजाइन। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये स्टेज में हम रीडिजाइनिंग के बारे में सोचेंगे। पुराने प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर लिया है, नए प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर लिया है, अब नया डिजाइन बनाने के बारे में सोचेंगे। सो दिस प्रोसेस, दिस स्टेज इज ऑफ रीडिजाइनिंग। अ न्यू प्रोसेस डिजाइन इज डेवलप्ड बाय डिवाइसिंग प्रोसेस डिजाइन अल्टरनेटिव एंड थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्रिएटिव टेक्निक्स। यानी कि देखो एक बात समझो, प्रोसेस में री इंजीनियरिंग करना है, ये इतना सिंपल नहीं है कि ये चीज छोड़ के कोई नई चीज करनी है। अरे नई चीज करने के लिए मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहेंगे, कौन सा उसमें ऑप्शन अवेलेबल करना है। मैंने तुमको आज बोल दिया छोड़ो ये सीएमए में क्या रखा है, तुम भी बोले हाँ क्या रखा है, अब क्या करोगे? समृद्धि क्या करोगी तुम? तुम्हारा एक बिजनेस तो सेट है, दूसरा बताओ आगे का क्या करोगे? सब सोचो, सबसे पूछने वाला हूं मैं। क्या? हाँ मैडम अलग ही करना है, लेकिन क्या अलग? एमबीए करेगी, ठीक है एमबीए करेगी। चलो मैडम तुम भी एमबीए कर लोगी, दोस्त है तुम्हारी वहां जा रही है तो नहीं?
तुम्हारा बिजनेस सीए फील्ड में ज़्यादा चलेगा, मीरज वाला बावले हो जाते हैं वो फाइनल में आते आते, 13 14 अटेम्प्ट, और इतना डेडिकेशन, ये डेडिकेशन है कि क्या है? जो भी है, वैष्णवी, हर क्लास में एक वैष्णवी होती है, कभी नोटिस करना। ये तो मेरी हर क्लास में रही है वैष्णवी, पिछली बार 2 थी, और फाउंडेशन बाजू चल रहा, वहाँ 3 है, वैष्णवी वैष्णवी वैष्णवी। है अपने पास टाइम है नवंबर। हाँ, सीएमए ही करोगी, ये प्रोसेस में ही कीड़ा लगा हुआ है, अपने को ये प्रोसेस करना ही नहीं है, कुछ नया। वसुंधरा सोचो तब तक, वसुंधरा होटल तुमको निकाल देते हैं हम होटल से, होटल में मत जाना। मयूरेश जल्दी बता, हाँ टीचिंग में आएगा तू, तेरा मालूम है ना? हाँ बता चल। सीएस करेगा, बोल। खेती करेगा, ठीक है, तो बैल क्या करेगा? प्रणव सीए करेगा, हाँ सीए में छोड़ना है, छोड़ना है, प्रोसेस में री इंजीनियरिंग डालना है। चलो ठीक है, एमबीए ही है ना, मगर डर लगा था। तू कब से ऑनलाइन पे अटकी है? हाँ ठीक है, पूछना ही पाप है, ये लड़की घर बैठ के ऑनलाइन का ही काम करेगी। हाँ तू क्या करेगा? पंढरपुर में पब खोलेगा, मारेंगे, वहां पे भी कीर्तन करवाएंगे लोग। बोल सुष्मिता, बताओ तब तक हो गया क्या तुम्हारा? सोच के हुआ क्या कुछ? वसुंधरा क्या करोगी? हाँ ऑर्केस्ट्रा, बोलती तो है नहीं, ऑर्केस्ट्रा गाना गाने बैठोगी, खड़ी रहोगी, लोग बोलेंगे आप गाना गाएगी। शादी हो गई, सुहागरात, बच्चे सब हो गए, गाना ही नहीं गा रही लड़की, ऑर्केस्ट्रा माइक लेके पकड़ी बैठी रही। अरे ऑर्केस्ट्रा करते हैं, गाना गाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। वसुंधरा बोलो, कुछ बोलो, बोलो मेरा नाम वसुंधरा है। मेरी एक फाउंडेशन की क्लास में माधवी एक लड़की है, वो भी ऐसी है, बोलती ही नहीं। मैं रुक जाता हूँ 15 मिनट उसके लिए, फाउंडेशन बहुत टाइम रहता है, रुक जाता हूँ। बोल तू कुछ तो बोल, जय गुजरात बोल दे बस, मैं इतना भी बोलता हूँ उसको। तुम जय महाराष्ट्र बोल दो, जय कर्नाटक बोल दो, बोलो। नहीं बोलती, शर्मा जाती है। वैष्णवी बहुत हंस रही हो, कुछ सोचा नया काम? और तूने गंधक लगाने के अलावा सोचा क्या अभी कुछ? हिंदी में गंधक बोलते हैं उसको, तू गंध बोल। हाँ बोल, ऐसा सोचा ही नहीं तुम लोगों ने। तो इस क्या करोगे? झाड़ लगा के पैसे आएंगे क्या? मनी प्लांट लगाओगे क्या जो पैसे आएंगे? 2-3 साल में भूखी मर जाओगे, क्या फ्यूचर के लिए इतना करोगे? द थिंग इज, 2 चीजें यहाँ से क्लियर हुई। जब पूरा ड्रास्टिकली री इंजीनियरिंग करने के बारे में सोचते हैं ना, तो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे तुम लोगों के पास थे। और दूसरी चीज है, इजी नहीं था सोचना, जब सेम एग्जिस्टिंग प्रोसेस को चेंज करना रहता है। तो नेक्स्ट स्टेज जब रीडिजाइनिंग की आएगी ना, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहेंगे तुम्हारे पास, ऑल्टरनेटिव चूज करने रहेंगे। यहाँ पे वर्ड आएगा, देखना, न्यू प्रोसेस डिजाइन इज डेवलप्ड बाय डिवाइसिंग प्रोसेस डिजाइन ऑल्टरनेटिव्स। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, उसमें से बेस्ट से भी बेस्ट से भी बेस्ट से भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ेगा तुम्हें, जो तुम्हें तुम्हारे लिए लगता है। थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी दिमाग पे जोर डाल के, बादाम खा के, अखरोट खा के तुमको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिव टेक्निक्स। समझा क्या? समझा क्या चंद्रकला? समझा? रिकंस्ट्रक्शन स्टेज, यानी कि अब तुमने सोच लिया है तुम्हें क्या करना है, अब उसको कंस्ट्रक्ट कर दो। क्या बोला? इससे पहले अपन ने डायग्नोसिस करने के बाद रीडिजाइन कर दिया, डॉक्यूमेंट करने के बाद उसको डिजाइन भी कर लिया, अब बना उसको। जो तूने वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से चूज किया ना, उसको बना, कंस्ट्रक्ट कर, और लास्ट है उसको इवैल्यूएट कर। दोनों स्टेप एक साथ पढ़ूंगा मैं।
Management technique change occur to ensure smooth migration to new process responsibility and human resource role. The new process is monitored to determine if goals are met and examine total quality program. होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, तुमने शायद कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं होगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जाते कैसे हैं. लेट से मेरी कंपनी के अंदर मैं यूज करता हूं टैली यूज करता हूं मैं, और अब मुझे यूज करना है साप नहीं सैप. ठीक है, टल्ली छोड़ के साप यूज करना है, सॉरी टैली यूज कर छोड़ के मेरे को सैप यूज करना है. सैप बहुत बड़ा मॉड्यूल है. सैप के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो टैली जन्मों जन्मांतर तक प्रोवाइड नहीं कर सकता. सैप का लेवल इंटरनेशनल है. तुम टैली वैली करते हो, MSc करते हो, कुछ नहीं मिलना, सैप कर लो, कंपनी आएगी तुम्हारे पीछे, तुरंत आएगी. मैं बोलता हूं सैप का कोर्स करना. अब यहां से ना टैली से सैप पे जाना इजी नहीं है. सैप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना जो हर नीड को पूरा कर सकता है. इतना डिफिकल्ट, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना रोबस्ट. यहां से यहां पे माइग्रेशन करोगे ना, आज रात को मैंने तुम्हें बोला टैली बंद करो, अगले दिन से सैप यूज करो, नहीं जमेगा. एक दिन अगर मैं तुमको ये विंडोज छोड़ के लिनक्स करके एक और आता है, मालूम है तुम्हें, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूज करने बोलूं, नहीं जमेगा. डॉट बेस यूज करने के लिए बोलूंगा, नहीं जमेगा. टैली से सैप पे कैसे जाओगे? तो कैसे करवाते हैं, पहले बोलते हैं टैली भी यूज करो, सेम एंट्री सैप में भी पास करो, साल भर तक रेप्लिका होगा. टैली में तो तुम गलती नहीं करने वाले, गारंटी. सैप में गलतियां करोगे. और फिर हम करेंगे रिकंसिलेशन, और रिकंसिलेशन में अगर मिस्टेक आई तो रेक्टिफाई करेंगे, और मिस्टेक नहीं आए बंद, माइग्रेट हो जाएंगे नए वाले पे. समझ में आया? ये नेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या होता है. रिकंस्ट्रक्शन में क्या, पुरानी प्रोसेस जो इसेंशियल है चालू रहने देते हैं उसको, और बाद में शिफ्ट करवाते हैं. और इवैल्यूएट करना क्या, ये जो प्रॉब्लम्स आती रहेगी उसको इवैल्यूएट करना. इवैल्यूएशन का एक तरीका ये भी होता है, पैरेलल सिस्टम चलने दो, दोनों सिस्टम. अगर इसमें टैली पे तो तुम 10 साल से काम करो, कोई गलती का चांस ही नहीं है, लेकिन यहां पे मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए रिकंसिलेशन, इवैल्यूएशन जरूरी है. 6 स्टेज बताना मेरे को इसके. पहला इन्विजन स्टेज, दूसरा इनिशिएशन स्टेज, तीसरा है डायग्नोसिस. इन्विजन स्टेज में क्या होता है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज को देखा जाता है, प्रोसेस में कहां इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वो देखा जाता है, आईटी का यूज किया जाता है. इनिशिएशन स्टेज में क्या होता है, टीम असाइन करी जाती है, गोल्स असाइन किए जाते हैं, चेंज लाया जाता है. डायग्नोसिस स्टेज में क्या होता है, प्रोसेस एंड सब प्रोसेस को डिजाइन करते हैं. रीडिजाइनिंग स्टेज में क्या होता है, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को तुम कंसीडर करते हो. रिकंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या होता है, एक नया डिजाइन बना देते हो और इवैल्यूएशन में उसको इवैल्यूएट करते हो. समझला का, समझा? चल से आगे बढ़ते हैं. एक्सपेक्टेड रिजल्ट बेनिफिट ऑफ बीपीआर, यानी कि बीपीआर अगर तुम अपनी कंपनी में करोगे तो फायदा क्या होने वाला है वो चेक करना है. यानी कि इसको बोल सकते हैं एडवांटेज ऑफ बीपीआर. समझा क्या बच्चों, समझा? चलो देखते हैं. रीअलोकेशन ऑफ जॉब एंड प्रोसेस सो एज टू कंबाइन इनटू फ्यूअर टू बी एग्जीक्यूटेड इन नेचुरल ऑर्डर साइमल्टेनियसली एंड बाय लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. क्या बोलेगी, इन्होंने पहले ही हिंट दे दिया था कि आईटी का यूज करेंगे और लोगों को निकालेंगे, और यहां पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बहुत सारे प्रोसेसेस को मर्ज करके एक सिंगल प्रोसेस एंड लीस्ट एम्प्लॉय, कम से कम लोगों से काम करवाएंगे. जो मैक्सिमम प्रोसेस थे उनको कंबाइन कर दिया जाएगा. 10 प्रोसेस को कंबाइन करके एक प्रोसेस में कंबाइन कर देंगे और उस पर एक ही बंदा रखेंगे. एम्प्लॉय से पैसा बचाएंगे. समझ में आया क्या बोला इस स्टेज के अंदर? कंबाइनिंग वेरियस प्रोसेस इनटू फ्यू प्रोसेस एंड डिप्लॉइंग वेरी फ्यू एम्प्लॉयज और लीस्ट एम्प्लॉय, कम से कम लोगों को यहां पे एम्प्लॉय किया जाएगा. समझ में? पहला एक बंदा परचेज के लिए रखते थे, एक सेल्स के लिए रखते थे, तुम्हें कैश एंड बैंक के लिए रखते थे, इतने सारे बंदे रखते थे. वो बोले हटाओ इन सबको, सैप ले आओ. सैप ले आया और एक बंदे को सैप की ट्रेनिंग दे दी उन्होंने. अब वो सब कुछ मैनेज कर लेता है. तुम्हें मालूम है सैप में एक बार तुम्हें डेटर अपना फीड करना रहता है, क्रेडिटर एक बार फीड करना रहता है, ऑटोमेटिकली उसको पेमेंट नोटिफिकेशन चला जाता है, तेरा पैसा आना चाहिए. अगर फिर भी नहीं आया, और वो जो सैप मॉड्यूल है तुम्हारे बैंक अकाउंट से भी लिंक होता है कि अगर उसका पैसा आ गया तो तुम्हें यहाँ पे सीधा पॉपअप आता है कि पैसा आ गया उसका. और अगर उसका पैसा नहीं आया तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर कॉल चले जाते हैं. लेट से मेरा डेटर टेढ़ा है, पैसे नहीं देता, मैं स्टाफ हूं, मेरी नहीं सुनने वाला, मेरे मैनेजर की बात सुनता है, तो सीधा कंफर्मेशन जाएगा मैनेजर को कि चल हो गए बहुत दिन, कॉल कर उसको. तो सैप सारे काम खत्म कर देगा तुम्हारे. तो ये क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रोसेस को कर रहा है कंबाइन. आईटी का यूज करके लीस्ट एम्प्लॉयज को रखना चाहता है, तो ये एडवांटेज है.
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर, डाउनसाइजिंग एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। डाउनसाइजिंग यानी कि लोगों को निकालना। ये क्या सिखा रहे हैं अपने को? आई हेट बीपीआर, टीचिंग बीपीआर। क्यों? क्योंकि ये सिखा रहे हैं कि वी आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड वन डे। प्रोसेस आने वाला है एक दिन, डाउन साइजिंग होने वाली है, लोग कम होने वाले हैं। दे आर गिविंग अस द हिंट एंड फ्लेवर ऑफ फ्यूचर कि फ्यूचर में ये चीज होने वाली है, एंड इट इज गोइंग टू हैपन। Job and process become flexible so as to be executed according to the need of each case, companies and customers need. अच्छा, आता मला सांगा, लास्ट टाइम बँकेला कधी भेट दिली होती तुम्ही? सप्रेम भेट कधी दिली होती? यानी कि विजिट कब दिया था? हाँ, लास्ट मंथ, लास्ट वीक। क्या करने गई थी वहां पे? एफडी करने गई थी। अच्छा, वो तो ऑनलाइन भी होता है, वो ऑनलाइन वर्ड हर जगह लगाती है, एक्चुअली ऑनलाइन होता है। हाँ, अरे वो इतना पास है, ये तो और पास है, तो मोबाइल में है। वो तुम टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चल रही ना। हाँ, अगर नेट होता तो मोबाइल के थ्रू एक और चीज पता चली, लड़की के पास पैसा है। हाँ प्रणव, कब गया था लास्ट टाइम बैंक? 2-3 महीने हो गए। तू कब गया था भाई? पिछले साल। बहुत टाइम हो गया। तो क्या किया उन्होंने? बेसिकली एक ऑनलाइन आंटी बिठा दी जो जीवित स्त्री भी नहीं है, ठीक है, और उसको नाम दे दिया, मेरे मोबाइल में नाम है उसका किया, KEYA, आई विल शो यू, दिखेगा तो। किया सारा काम करके देती है मेरा। कोटक, अरे तो सीरी भी तो लड़की है जो आईफोन में यूज होती है, ठीक है। सी, किया, टच करना है इसको, किया को नहीं, वो ऐप को टच करना है, और पूछती है तुमको क्या चाहिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसे कटे, ये पता करना है, ट्रांजैक्शन का कैसे है, और हाउ आर यू भी पूछती है। कभी SBI की आंटी ने तुमसे पूछा कैसे हो, खाना खाया? नहीं पूछती है। पूछा तुमसे वैष्णवी? नहीं पूछा। देखो वसुंधरा, मैं पूछता हूं, SBI की आंटी पूछती है कभी तुमसे? नहीं पूछती है। किया पूछती है, गुड आफ्टरनून बोलती मेरे को, और जब चाहे रात को भी मैं इससे बात कर सकता हूं। तो किया ने क्या किया? किया ने असली आंटी का जॉब हटा के एक वर्चुअल आंटी बन गई है, और वो सारा का सारा मेरा काम करके देती है। यहां पे समझ में आए? कपड़े वपड़े नहीं धोती है, ठीक है, नहीं तो तुम्हारी उम्मीदें बढ़ जाएगी। वर्चुअल काम जितने करवाने तुम किया से करवा लो, बैंकिंग से रिलेटेड। हाँ, बैंकिंग से रिलेटेड बोल रहा है ना, तो तुम कर सकते हो, चाहे तो तुम सीरी से भी बात कर सकते हो। वेट, आई विल शो यू। हाय सीरी। हाय आदित्य बोलते हैं। हाउ आर यू सीरी? सीरी, हाउ आर यू? Excellent. कैन यू सजेस्ट मी सम रेस्टोरेंट? Okay, here's what I found. बता दिया, तिरुपति रेस्टोरेंट, मालवनी सोलकड़ी रेस्टोरेंट, होटल नटराज, चेतना होटल। कितनी हेल्प करती है, और डिमांड भी नहीं इसकी, कुछ नहीं मांगती, एक ही चीज मांगती है, 500 रुपए का रिचार्ज एक बार करवा दो, ठीक है। अरे एंजल प्रिया नहीं है जिसका रिचार्ज करके देते थे तुम लोग बचपन में नेट कैफे पे जाके? अरे अंबानी जी को दे रहा हूं मैं, जियो का रिचार्ज की बात कर रहा हूं, पता नहीं क्या सोचे। 500 रुपए का रिचार्ज, और आंटी सारा काम करके देती है। क्या करा? सारे बैंक के प्रोसेस को एक ही जगह पे लेकर आ गया IT की हेल्प से तुम्हारे मोबाइल के अंदर, और तुम लोगों की जॉब जा रही है। अब क्या करना पड़ेगा? रेडिकल चेंज लाना पड़ेगा। तुम लोग चेंज क्या लाते हो? तुम बोल रहे हो हाँ सारी चीजें मोबाइल में आती है ना, अब हम मोबाइल कवर बेचेंगे। हे, ये चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ड्रास्टिक चेंज, कुछ नया एप्लीकेशन। आजकल बहुत चल रही है, बहुत सारी एप्लीकेशन चलती है, जैसे अथर्व, टिंडर, हैपन, और कौन कौन सी आती है इतना ही मालूम है मेरे को। टिंडर, हैपन वगैरह यूज करता है, तो नया नया चीजें। हाँ, पता नहीं कौन सा, कौन सा? हुगो क्या? ये इंडिया का नहीं होगा। ओके, तो तुम्हें ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा। matrimonium.com को matrimonial.com खोल दो, एक नया ऐसा ही तुम लोग। लास्ट,
जॉब एंड प्रोसेस बिकम फ्लेक्सिबल, जॉब और प्रोसेस सब फ्लेक्सिबल हो गए। तुम देखो ना, बैंक में पहले मेरे को देखना पड़ा था 3:30 बज गए नहीं जा सकते, और बैंक की आंटियां भी खाना बहुत देर देर तक खाती थी, 12 से 1 बजे तक तो खाना ही खा रही है। लाइन लगे बैंक में, टेररिस्ट आ जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं, खाना खा के ही रहेंगी वो 1 से 2 बजे तक, कुछ भी हो जाए। वो एक ऐड आती थी, तुमको मालूम है क्या, उसके अंदर एक टेररिस्ट नहीं आता है, एक बैंक लुटेरा आता है और ऐसे गन रखता है उसके सामने और एक कागज देता है कि इसमें सारे पैसे दे दो, तो उसमें अंकल रहता है और वो बोलता है पीछे अकाउंट नंबर लिखो अपना। देखी थी क्या ऐड? मतलब ऐसा था प्रोसेस, वो प्रोसेस किल कर दिया, बंद कर दिया प्रोसेस। देखो पहले के टाइम तुम्हारे मम्मी पापा बहुत कंप्लेंट करते थे बैंकिंग को लेकर, तुम लोग तो पैदा हुए होगे तब की बात है ये, नहीं तुम इतने भी नए नहीं हो, 22-23 साल के हो तुम लोग, ठीक है। तो पहले बैंकिंग का बहुत इशू रहता था, खासकर एसबीआई का, लेकिन आजकल कोई भी इशू नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बना दिया। डिड यू गेट दिस? ये पार्ट समझ में आया क्या? एडवांटेज समझ में आया क्या? लिखवा दूंगा, याद करवा दूंगा। पहले तो देखो डाउन साइजिंग करवाएंगे एम्प्लॉयज की, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस को कंबाइन करके फ्यू प्रोसेस करके फ्यू एम्प्लॉयज को रखेंगे और प्रोसेस और जॉब को बना देंगे फ्लेक्सिबल। 3 एडवांटेजेस है, रीड दीज एडवांटेजेस। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। Now types of firm organization that BPR can be applied, ये क्वेश्चन अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है। आई समटाइम वंडर, हुई 5 एग्जाम में और क्वेश्चन सारे पूछ लिए उन्होंने। बीपीआर कहां पे यूज कर सकते हैं वो बता रहे, ये बता रहे हैं कि बीपीआर वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे मिनिमम 20 इंप्लॉइज हो और एटलीस्ट 4 मैनेजर्स हो। 20 इंप्लॉइज और उसके अंदर से कम 4 मैनेजर होने चाहिए। समझा क्या? स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमिटेड टू न्यू वे ऑफ वर्किंग एंड इनोवेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम यूज कर सकते हो जहां पे 20 से ज्यादा, 20 कम से कम 20 इंप्लॉइज हो, 4 मैनेजमेंट की पोजीशन हो और तुम लोग रेडी हो कि सारे प्रोसेस को चेंज करना है। दैट मीन्स यहां पे प्रोसेस को चेंज करने की रिडंडेंसी, रिलक्टेंटनेस नहीं होनी चाहिए। तुम ऐसा बोल रहे नहीं करेंगे प्रोसेस चेंज, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें प्रोसेस चेंज नहीं करना है, जो चल रहा है सो चल रहा है, तो वहां पे बीपीआर ला ही नहीं सकते। यानी कि यहां पे सबसे बड़ी बात चाहिए अप्रूवल। ना मतलब ना होता है, ना को हाँ समझने की गलती मत करना, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम लोग पता नहीं क्या समझ है। वेल इन्फॉर्म्ड आईटी स्ट्रक्चर, यानी कि तुम्हारा आईटी स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों भाई आईटी स्ट्रक्चर क्यों स्ट्रांग होना चाहिए? क्योंकि बीपीआर में तुमने प्रोमिनेंटली एक वर्ड यूज किया है आईटी लाने का, और आईटी नहीं है तो तुम भंगार का बिजनेस करते हो, क्या आईटी लाओगे उसके अंदर? मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जाननी है तुमको, क्या है भंगार के अंदर? लोहा लो है, वो भी गंज लगे हुआ, जंग लगा हुआ। तो भाई आईटी है तेरे पास, 20 लोग हैं तेरे पास और कमिटेड है सारे। कमिटेड बोले तो कौन सा कमिटमेंट भाई? मैनेजमेंट की तरफ कमिटमेंट। तुम पता नहीं, मेरे को डर लगता है आजकल, है ना? वसुंधरा शरीफ है लेकिन बाकी का कोई तो इंसान शरीफ नहीं है ना। हाँ वैष्णवी तुम भी थोड़ी सी, वो ऐसे बोली सर मैं मयूरेश, मयूरेश शरीफ अपोजिट बोल रहा है क्या तू? सिनोनिम्स नहीं जान, सिनोनिम्स बोला। तुमको लग रहा है वो प्लस, शायद देख ये क्या बोल रहे हैं, ये तेरे को 377 भी बोल रहे हैं। इधर हटो, हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं मैं जानता हूं मयूरेश स्ट्रेट है, मतलब ये चीज बोलनी नहीं चाहिए मेरे को। मयूरेश लड़कियों के पीछे भागता है, मयूरेश राधा को ढूंढता है। नाम भी उसने देखो कितना अच्छा रखा अपना, मयूरेश, मोर। बारिश भी आ रही है, मोर नृत्य कर, राधा अपने आप आएगी। पर हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी मयूरेश को सीधा समझने की। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है? और कई बार जो जैसा दिखता है ना वैसा होता भी है। जैसे तुम लोग शरीफ नहीं हो, ये दिख के आता है, और तुम एक्चुअली शरीफ नहीं हो। हाँ, बराबर है कि नहीं? एक इंसान नॉमिनेट करो यहां पे जो शरीफ है, मेरे अलावा बताओ, मेरे अलावा। देखो उसको, उसने
शर्म भी नहीं आई तेरे को हाथ ऊपर करके? थोड़ी सी, और तुमको भी दारू पीने वाली दारूड़ी। इसको तो ये शरीफ हो सकता है। तुम लोगों ने बोला कि कीर्तन करेगा वो वगैरह, तो शरीफ ही होगा। हर तो ये क्या नंबर भी याद नहीं रख पाते? तो बुक पे नंबर्स लिखता है क्या तू उनके? इतने कितने घर के कॉल? किसके मम्मी पापा के? तेरे? सासू माँ भी माँ ही होती है ना, सासू हटा दो माँ है। जो भी है, भ्रम टूट गया मेरा। मैं तो देखो शरीफ देव मानुष समझता था। देख, जो शरीफ रहता है ना, उसको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया ही बोल देती है शरीफ है। जैसे कि मैं सबसे शरीफ हूं। हद है। हाँ, वो मैं इल्जाम लगाता हूं, पर शरीफ के शराफत से क्या? तुम पीती है, उस दिन सबसे ज्यादा तुम हंसी थी। ऊपर वाला वो कैमरा सब देखता है, आज भी रिकॉर्डिंग है, सबसे ज्यादा हंसने वाली तुम थी उसमें। एकदम तुम्हें याद है, नॉस्टैल्जिक फील कर रही होगी बचपन में। कोई बात नहीं। कौन यूज कर सकता है इसको? एटलीस्ट 20 एम्प्लॉय, 4 मैनेजमेंट पोजीशन, कमिटमेंट होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ, वर्क की तरफ, इनोवेशन की तरफ, एंड लास्ट इज वेल इन्फॉर्म्ड आईटी स्ट्रक्चर। ये एक आंसर कंप्लीट हुआ तुम्हारा छोटा सा 2 मार्क्स का। एक और पूछा था इन्होंने, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कुड बी अप्लाइड टू द कंपनी दैट कन्फ्रंट प्रॉब्लम सच एज, यानी कि ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो यहां पर भी बीपीआर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जहां पे हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, जहां पे खर्चा बहुत ज्यादा है, वहां पे बीपीआर कर सकते हो। लो क्वालिटी, जहां पे लो क्वालिटी है वहां पे हाई क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए तुम बीपीआर कर सकते हो। तो हाई कॉस्ट, लो क्वालिटी, हाई लेवल ऑफ बॉटलनेक प्रोसेस एट पीक सीजन। हाई लेवल ऑफ बॉटलनेक, व्हाट इज बॉटलनेक? बॉटलनेक हुआ है तुम्हारा? हाँ, क्या था बॉटलनेक में? हाँ, समझ रहा मेरे को, लेकिन है क्या बॉटलनेक? कुछ भी वर्ड लाकर दे दिया क्या? देखो यहां पर पीक सीजन के टाइम पे ना, समझो पीक सीजन है, आग लगी है, ठीक है, आग लग गई है नीचे, और तुम्हें पानी डालना है, और तुम्हारी बॉटल ऐसी है, मैं कुछ बॉटल बना के देता हूं तुम्हारी, ऐसी बॉटल है, क्या होगा? पानी पीने के लिए ठीक है, चल पी लेंगे, वो स्कूल में बच्चे नहीं पीते थे क्या, इतने से पाइप से पानी पी लेते थे, तो वो ठीक है, नॉर्मल टाइम के लिए ठीक है। लेकिन जब आग लग रही है, पीक सीजन आ रहा है तेरा, उस टाइम पे भी तेरा ये सड़ा हुआ प्रोसेस ही चल रहा है, तू आराम आराम से करे जा रहा है। मतलब देखो, ईद का सीजन आता है तो वहां पे टेलर वगैरह जो मुस्लिम एरिया रहते हैं ना, वहां पे देखो टेलर के पास कितना काम रहता है। वही अपने चिचा अगर धीरे 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 मशीन हिला हिला के बना रहे हैं, अगर एक दिन में एक कुर्ता पैजामा बना रहे, कैसे चलेगा? तो बॉटल नेक का मतलब क्या है? तुम्हारा प्रोसेस स्लो है, और स्लो ही रख रहे हो पीक सीजन के टाइम पे। हाई लेवल ऑफ बॉटल नेक, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट, गंदा काम कर रही है लोग, पुअर परफॉर्मेंस, गरीब काम। इन अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि तुमको दिख रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर, सिगरेट के ऊपर ज्यादा एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। हाँ, प्रोजेक्ट था ना, पता कर क्या है, बताना पड़ेगा तुम लोगों को। अगर, हाँ, पहले ये पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि सिगरेट डिपार्टमेंट को मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज अननेसेसरली वहां पे वेस्ट हो रहे हैं, तो क्या करोगे तुम? वहां पे नहीं होना चाहिए, वहां पे बीपीआर करोगे। समझा क्या? आजकल तुम देखो, हाईवे वालों ने ब्रिज का, तुमने मेरे को एग्जांपल दिया, टोल बूथ का, टोल बूथ का भी एग्जांपल दिया होगा शायद तुमको। टोल बूथ भी बॉटल नेक जैसा ही रहता है। टोल बूथ देखा क्या? यहाँ पे इंसान रुक जाता है, टोल भरता है,
ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है। क्या कर रहा है इन्होंने आजकल, देखा क्या तुमने? वो भी किया उन्होंने, समझो इतना बड़ा रोड है तो क्या करते हैं, इस रोड को ऐसा कर देते हैं, ठीक है, और यहां पर 10 टोल बूथ लगा देते हैं, ठीक है, और ये रोड फिर यहाँ ऐसा हो जाता है, यहाँ पे 10 टोल बूथ लगा देते हैं। तो इधर से आने वाला उसको यहाँ टाइम लगेगा, यहाँ पे गाड़ी एक एक करके छूटेगी, यहाँ से फ्लो कम हो रहा है तो इतने एरिया से पास हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आजकल का डिज़ाइन ऐसा है, देखा है क्या तुम लोगों ने कहीं ये डिज़ाइन नया वाला? दूसरा चीज़ है फास्ट लेन भी चालू किया है उन्होंने। तुम बस में किसी ने ट्रैवल किया होगा तो बस के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ रहता है, वो फास्ट लेन स्टिकर है, ऑटोमेटिकल स्कैन हो जाता है, बिल कंपनी को चले जाता है, एमएसआरटीसी को चला जाता है, तुमको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिड यू गेट दिस? बहुत कुछ लगता है इनको। कल का टास्क बताओ। तेरे को बीड़ी का दिया था मैंने? हाँ सिगरेट बता। काजा, काजा, आईटी, कौन सा? मानिक चंद। इनकी ब्रांड तो बताता मेरे को क्या है। तो ये पता चल रहा है कि इसकी ब्रांड लॉयल्टी मानिक चंद के लिए है और ये 4 स्क्वायर पी रही है जो आईटीसी का है, तो सुष्मिता को कितना बड़ा झटका लगेगा। कौन सी ब्रांड पसंद है इनमें से? मानिक चंद पानी बेचता है, पसंद ही होगा वो आदमी। आईटीसी वाला फियामा डिवेल, काजा तो छोड़ दो, मैंने भी नहीं सुना काजा क्या है ये। हाँ इनकी ब्रांड मानिक चंद की, तो ये अच्छा नहीं, ठीक है, आईटीसी का पता करो, आईटीसी की कौन कौन सी आती है और मानिक चंद की कौन सी आती है। काजा छोड़ दे। हाँ तुम लोगों का क्या टास्क था? तंबाकू पता करना था। फिर क्या था? गन। हाँ कौन कौन सी गन आती है? कि तुम लोग होमवर्क नहीं करते। तुमको क्या दिया था? तुम्हें सिगरेट दिया था, तुम वो काय को ढूंढ रहे सिगरेट, और तुम बोल भी नहीं रहे कुछ। लीकर का दिया था मैंने और किसी को। हाँ बाकी बाकी दोस्तनियों की हेल्प नहीं करी क्या? तो और मैंने तुमको दिया था शायद, तुम तीनों में से किसी को। मैंने लीकर का किसको दिया था? देखो दिया था, बता। सूला, नारंगी वारंगी नहीं, वैसे बहुत आती है। नासिक में सूला वाइन्स है। हाँ सूरज का डिजाइन बना हुआ ऐसा हंसता हुआ सूरज, सूला, सूला वाइन यार्ड, किंगफिशर। हाँ वो उसी के अंदर आता है। तू मेरे को इसका बता, आईटीसी का बता, आईटीसी के अंदर क्या क्या आता है? चल छोड़ सब, पता तो करे। ऐसा झटका लग सकता है सुष्मिता को, वो सोच रही होगी मैं आईटीसी के लिए लॉयल हूँ, पता चला मानिक चंद का पी रही है। कुछ भी नहीं मिले। चलो क्लास क्या, चलो 18 मिनट है मेरे पास, आज तो निपटा ही देंगे चैप्टर। अरे मैं वो जल्दी बता नहीं रहा। संडे को क्लास नहीं ना तुम्हारा? संडे को क्लास नहीं ना तुम्हारा? ठीक है, संडे को ही पार्टी करते हैं। मैं संडे को, मेरा 10 दिन का रहता है। आवजू छो नहीं आवजू छो, परसों पार्टी छे। कल है गणपति जी का, संडे को भी गणपति बोल रहे नहीं? क्या नहीं है? वी स्मार्ट इज ऑलवेज, संडे इज ऑलवेज फॉर वी स्मार्ट। नहीं, अरे तू क्या देख रहा है? हाँ क्लासिक, गोल्ड। हाँ
इंडिया किंग, इंसिग्निया। आप छोड़, मानिक चंद की बता। तुम इसमें से कोई देख पी थी तुम? क्या तुमने क्लासिक पहली बार नाम सुना? बहुत है। मानिक चंद बता। क्या झूठ बोल रहे, सबने क्लासिक का बोर्ड तो देखा होगा। हाँ, अब याद आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, वो ऐसा लंबी सी सिगरेट रहती हो जो तुम पीती हो। अब धीरे धीरे सब याद आएगा। कॉमन बोर्ड है। 4 लड़कियां 6 लड़कियां मिलके ना चकनाचोर, तुम चकना भी खाती हो, सिगरेट भी पीती हो, वो दारू सप्लायर तो वो है। बताता रहेगा, तब तक अपन कोर कंपिटेंसी पे जाते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट इज कोर कंपिटेंसी एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। नाम से समझ में आएगा। ये फोटो दिख रही है रे तुमको? बुक में देखो अपने फोटो। ये आदमी के शरीर से कुछ तो भी ऐसी एनर्जी निकल रही है, कोर कंपिटेंसी है इसकी। क्या? अभी तो पेट में से निकलते हुए थोड़ी दिखाएंगे, आजू बाजू से ऑरा बन रहा है उसका खतरनाक सा, एक खतरनाक एनर्जी निकल रही है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोर कंपिटेंसी? कोर कंपिटेंसी मतलब एक ऐसी चीज जो सिर्फ तुम्हारे अंदर है और जो रेप्लीकेबल नहीं है, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग एक आंसर लिख सकते हो अच्छे से, कोई और भी लिख सकता है, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर। पर तुम एक ब्यूटीफुल पोएम लिख सकते हो जो और कोई नहीं लिख सकता। तो ये तुम्हारी कोर कंपिटेंसी है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता। विराट कोहली अगर क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल रहा है तो ये उसकी कोर कंपिटेंसी है, क्योंकि कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। हर एक का एक यूनिक स्टाइल रहता है। तो कोर कंपिटेंसी का मतलब क्या रहता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसा स्किल्स, कुछ ऐसा रिसोर्स डेवलप किया जाए जो सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन के पास है। डिड यू गेट दिस? ये किसी भी रीजन से हो सकता है, ऐसा हो सकता है ज्योग्राफिकल रीजन से भी हो सकता है। किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? एक ही ने देखा है? 2 3 पूरा? मतलब तू तेरे सीन छोड़ के बाकी वो देखा क्या? उसके अंदर ना, जिसने भी जीओटी देखा होगा उसके अंदर हाउस ग्रेजॉय रहता है। ग्रेजॉय मालूम है? ग्रेजॉय कौन? जिसके साथ कुछ बुरा हादसा होता है, तुम्हें मालूम है? तो ग्रेजॉय हाउस जो रहता है ना, बेसिकली वो एक ऐसे एरिया पर लोकेटेड रहता है जहां से क्रॉस करके जाना ही पड़ता है, पानी वाला एरिया। ठीक है? तो ये उसकी कोर कंपिटेंसी बन गई कि किसी को भी ये रास्ता क्रॉस करना है तो उसके किंगडम से क्रॉस करना पड़ता था, और सबको उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने पड़ते थे, और सबको टैक्स पे करना पड़ता था। उसे पे नहीं करते थे पर पे करना पड़ भी सकता था। उसके साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए उसने बहुत बड़ा ऑफर दिया था। तुमको शायद कुछ समझे नहीं समझे, लेकिन रॉकस्टार को ऑफर दिया था कि बेटी से शादी कर ले। यानी कि उसके पास इतनी कोर कंपिटेंस थी ज्योग्राफिकल एरिया के कारण। कई लोगों के पास, जैसे अनीश कपूर के पास ब्लैकेस्ट ब्लैक है, तो ये उसकी कोर कंपिटेंसी बन गई। किसी के पास पिंकेस्ट पिंक है, वो उसकी कोर कंपिटेंसी बन गई। कोर कंपिटेंसी एक ऐसी एबिलिटी रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो तुमको बाकी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश करती है, और इररिप्लेसेबल रहती है और इररेप्लिकेबल रहती है, यानी कि कॉपी भी नहीं कर सकता कोई। उसको बोलते हैं कोर कंपिटेंसी। है तुम लोगों में कोई ऐसी कोर कंपिटेंसी? सोचना आज जरा, नहीं तो एचआर का काम है तुम्हारे अंदर की कोर कंपिटेंसी ढूंढ के निकालना। अपन ने पढ़ा था, कोर कंपिटेंसी आर एक्टिविटी और अ प्रोसेस दैट क्रिटिकली अंडरपिन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोर स्किल्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अंडरलाइन दिस, कोर स्किल्स आर फंडामेंटल रिसोर्सेज। ये एक रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फंडामेंटल रिसोर्स, बेसिक रिसोर्स रहता है। द कोर कंपिटेंसी हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। पहला, प्रोवाइड डिस्टिंक्टिव एडवांटेज, यानी कि बाकियों से बेटर, बेटर देन अदर। दूसरा, डिफिकल्ट टू इमिटेट, कॉपी करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू कॉपी। तुम लोगों का भी मन करता होगा टिकटॉक बनाए, यूट्यूबर बन जाएं बहुत बड़े वाले, पॉसिबल है क्या? नहीं है। अभी भुवन बाम चल रहा है, आशीष चंचलानी चल रहा है, कैरी मिनाटी चल रहा है, तुम कॉपी करने की कोशिश करो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर की कोर कंपिटेंसी है वो। कैरी मिनाटी का वीडियो देखा क्या नया वाला? 2019 ग्रेटेस्ट एवर पार्टी, ढिंचक पूजा का नया गाना आया, बाप रे जहर है वो गाना, कुछ भी बनाया, मैं दिखा नहीं सकता वो गाना। इस रीजन से कैरी मिनाटी इतनी गालियां देता है ना उसके अंदर, उसको मतलब देखा है किसने कैरी मिनाटी देखा है? नहीं देखा।
क्या फ्रस्ट्रेशन है वो बंदे के अंदर भाई, अलग लेवल की फ्रस्ट्रेशन है। कॉपी करना डिफिकल्ट है उसको। तुम कोई भी टीचर को देखो, भले हम वी स्मार्ट में सारी टीचर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका अलग, डिलीवरी अलग, पॉइंट पे फोकस किस पे करना है, सारे तरीके अलग है। तो कॉपी करना डिफिकल्ट है भाई, कोर कंपिटेंसी। ठीक है, they make a significant contribution to the customer value and the end product offered by the firm। यानी कि कोर कंपिटेंसी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कस्टमर को वैल्यू मिले। टू गिव यू एन एग्जांपल, समझो अपनी क्लास में एक लड़की है चंद्रकला, वो बोलती है आई हैव अ कोर कंपिटेंसी ऑफ बिकमिंग अ सीरियल किलर, आई कैन किल एनीवन, आई हैव अ कोर कंपिटेंसी। But is this core competency giving value to the customer? No, नहीं है। वो सुपारी वाली बनना चाहती है। इन शॉर्ट मैं तुमको बोलूं तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अपन बाकी लोग मार सकते हैं क्या किसी को चाकू से, यहाँ पे दिखते से तलवार लेकर काट सकते क्या? वैष्णवी हाँ क्या बोल रही हो? नहीं बोल रही ना। ये अकेली लड़की कर सकती है, यानी कि ये कॉपी करना भी मुश्किल है। पर प्रॉब्लम ये है कस्टमर को वैल्यू नहीं मिल रही। हाँ मिल सकती है कस्टमर को वैल्यू, अगर पूजा किसी की सुपारी इसको दे दे तो पूजा इज अ कस्टमर, पूजा को वैल्यू मिल सकती है। नेक्स्ट है दे प्रोवाइड एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। ये कोर कंपिटेंसी डेवलप करने के कारण तुमको वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट मिली। फॉर एग्जांपल मेरा रीसेंट एग्जांपल बोलता हूं, मेरे वीडियो से मैंने 1 महीने पहले यूट्यूब पे डालना चालू किया, उससे पहले मैंने आज तक वीडियो नहीं डाले थे। सडनली मेरे को दूसरी क्लासेस के भी ऑफर आने लग गए। ऑब्वियसली ना ही बोलेंगे हम, लेकिन दूसरी क्लासेस के सडनली ऑफर आने लगे कि आप हमारे पास आके पढ़ो, आप वी स्मार्ट के कपड़े पहनकर आ जाओ, ब्रांडिंग करो, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं, हम तो वर्चुअल में नहीं आ रहे, लाइव में आप पढ़ाओ। तो क्या हो रहा है, मेरी जो उनको मेरे अंदर जो भी अच्छा लगा, मेरी कोर कंपिटेंसी जो अच्छी लगी, उसके कारण मेरे को एक नया मार्केट का एक्सेस भी मिला। समझा? हे समजला का तुम्हाला कोर कंपिटेंसी म्हणजे काय असते? कोर कंपिटेंसी बिल्डिंग हैज 3 स्टेज, सिर्फ इतना ले रहा हूं, बाकी का वो तो तुम लेने नहीं दोगे मेरे को कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। 9 मिनट है अपने पास, इतने में तो पूरा चैप्टर भी पढ़ा दूं मैं। कोर कंपिटेंसी बिल्डिंग प्रोसेस हैज 3 स्टेजेस। सिर्फ इतना ही है रे, ये जो एमसीक्यू पॉइंट लिखा है ना नेक्स्ट पेज से, वो तुम लोगों को पढ़ना है, वो इररिलेवेंट है। हाँ खाना वाना हो गया ना तुम्हारा? कभी पूछा क्या टीचर से सर तुमने भी खाना खाया क्या? कितने मतलबी हो तुम लोग। कब खाया मैंने केक? नहीं मैं इतना चाहता हूं, मैं स्वीट नहीं खाता, इतना सा, और वो खाना थोड़ी होता है। आज खाया बस, चल ठीक है, चल आज खाया, आज खाया। कितना ध्यान रखती खाने पर, उस दिन पचा भी नहीं मेरे को खाना, चाय थी वो भी खराब सी, उस दिन खाया। कोर कंपिटेंसी हैज 3 स्टेजेस, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। डेवलपिंग द एबिलिटी टू डू समथिंग बाय अपग्रेडिंग और एक्सपांडिंग द स्किल। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है कि डेवलप करो अपनी एबिलिटी को। अगर मेरे अंदर पैशन है कि भाई मेरे को पढ़ाना है, और मैं उस लेवल का नहीं हूं कि मेरे बॉडी के अंदर से एनर्जी रेडिएट हो रही है, समझ रहे हो? इसका मतलब मैं इतना स्ट्रांग नहीं बनाऊंगा, इतना स्ट्रांग नहीं हूं अभी कि मेरे अंदर से कोर कंपिटेंसी आ रही है। तो क्या करना पड़ेगा? कोर कंपिटेंसी बढ़ाने के लिए मेरे को कोर कंपिटेंसी बढ़ानी, डेवलप करनी पड़ेगी स्किल। तो यही बोल रहे हैं, अगर तेरे अंदर स्किल है, तेरे अंदर पैशन है, तो उसको अपग्रेड कर, उसको बिल्ड कर। डेवलपिंग द एबिलिटी टू डू समथिंग बाय अपग्रेडिंग और एक्सपांडिंग द स्किल्स। जो तेरी स्किल्स है उसको एक्सपांड कर, कोर कंपिटेंसी बन जाएगी। ये रेस है, ये रेस में बहुत लोग अभी दौड़ रहे हैं मेरे साथ, समझो। जैसे मैंने करियर स्टार्ट करा आज से 2-3 साल पहले, बहुत लोग अभी तक साथ में हैं। कुछ लोगों ने तो 1 साल में दम तोड़ दिया, यानी कि निकल गए वो रेस के बाद, टीचिंग पैशन बोलने वाले छोड़ दिए, क्योंकि बहुत ग्लिचेस आते हैं इसके अंदर। एक ऐसा टाइम आया था मेरे पास जो मैंने 6 महीने में टोटल 6 मंथ में कितना कमाया होगा तुम अंदाजा लगाओ। टोटल 6 मंथ में मैंने कितना कमाया होगा? आज से मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, 2 साल हो गए उस चीज को। टोटल 6 महीने में आफ्टर क्वालिफिकेशन मैंने नेट 20,000 कमाए थे, पर मंथ नहीं, टोटल 3,333 रुपए। और मेरे आर्टिकल की स्टाइपेंड 5,000 देता हूं मैं, नेट लॉस जेब से था। तो काफी लोग मेरे जैसे, उनको स्ट्रगल हुआ, रेस से चले गए। अब बचे कुछ लोग हैं जो हम रेस में भाग रहे हैं। अगर ये रेस में सस्टेन करके खुद की स्किल्स को और डेवलप कर सके,
एकदम कोर कंपिटेंसी में डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कि कोर कंपिटेंसी में क्या करना है, अपने स्किल को डेवलप करो, बस एक्सपांड करो। लर्निंग टू परफॉर्म द एक्टिविटी कंसिस्टेंटली वेल एंड दैट इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस दे लेकिन कंटिन्यूअसली। एक बार अच्छा परफॉर्मेंस देके शांत बैठ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता कोर कंपिटेंस। क्रिकेट में देख लो ना यार, अगर किसी ने एक बार सेंचुरी मार दी तो थोड़ी उसका सिलेक्शन हो जाता है, पर रोहित शर्मा, विराट कोहली हर बार क्यों है, क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो कोर कंपिटेंसी डेवलप करेगा, तुम इसे क्रिकेट के एग्जांपल के साथ लिंक कर सकते हो। तेरे पास जो स्किल्स है ना, उसको डेवलप कर, उसको अपग्रेड कर और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे। समझ में आया? ऐसे कोर कंपिटेंसी डेवलप होगी। तुम्हारे केस में क्या बोल सकते हो, तुम्हारे पास स्किल है, लेट्स से अकाउंट्स तुम्हारा अच्छा है, टैक्सेशन अच्छा है, तो पहले वो स्किल्स को डेवलप करो और कंसिस्टेंटली उसके अंदर काम करो और स्पेशलाइजेशन पे पहुंचो, कोर कंपिटेंसी बनेगी। Sharpening performance such that it become better than rival at performing the activity, thus raising the competency to the rank of distinctive competence। यानी कि यार तू जब अपग्रेड कर रहा है ना अपनी स्किल, बाकी की दुनिया भी अपग्रेड कर रही है अपनी स्किल्स को, तू कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, सामने वाला भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक ऐसी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक लेकर आ जो राइवल से तेरे को बेटर बना दे, रैंक कर दे उनके ऊपर। तो पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहले अपनी स्किल्स को डेवलप और अपग्रेड करना है। उसके बाद क्या करना है, तुमको कंसिस्टेंटली एक्टिविटीज को पॉजिटिवली डेवलप करना है और उसके बाद शार्प करना है अपने परफॉर्मेंस को राइवल से बेटर वे में और रैंक देना है उसको टॉप पे। डिड यू गेट दिस पार्ट? ये तीन चीजें करोगे ऑटोमेटिकली कोर कंपिटेंसी डेवलप हो जाएगी। 5 मिनट है मेरे पास, होता है तो ठीक। नहीं भगाऊंगा नहीं, 5 मिनट में अगर 2 लाइन हो गई तो 2 लाइन ही लूंगा। हाँ, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर समझो, ये थ्योरी लिटरेचर छोड़ो, नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। समृद्धि क्या लगता है क्या होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर? चलो अपन बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली सक्सेसफुल है, हर कोई जानता है, अपना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है वो सक्सेसफुल क्यों हुआ? कंसिस्टेंटली परफॉर्म, रन मशीन है वो, कंटिन्यूसली रन्स वगैरह देता है। अच्छा दूसरा एग्जांपल लो, धोनी। धोनी तो रन देता नहीं है तुमको, लेकिन धोनी क्यों इतना अपना चहीता है, इतना टॉप पे है, क्यों है? कीपिंग सेकेंडरी फंक्शन है, बहुत अच्छी कीपिंग करता है, वर्ल्ड में बेस्ट करता है। कैप्टनशिप अच्छी है उसकी, वो कैप्टनशिप के कारण, अपनी जो लीडरशिप है उसके कारण टॉप पे। कोहली अपने एंगल से टॉप पे। अच्छा बुमराह तो ना कीपिंग करता है, ना बॉलिंग ना बैटिंग करता है, बॉलिंग बहुत अच्छा है, डेथ ओवर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। इसका मतलब यह है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऐसा फैक्टर रहता है जो उसकी सक्सेस के लिए बहुत क्रिटिकल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बुमराह के अगर हाथ में फ्रैक्चर आ जाए, बुमराह गया। धोनी के हाथ में फ्रैक्चर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ब्रेन जब तक चल रहा है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा फैक्टर रहता है, यानी कि हर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कुछ ना कुछ एक ऐसा फैक्टर रहता है जो उसको सक्सेसफुल बनाता है। तो वो होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अपन बोलते हैं हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ रहता है, बोलते हैं, तो वो औरत उसकी सक्सेस का क्रिटिकल फैक्टर बन सकती है। कोई ऐसी कंपनी है, लेट्स से रिलायंस है, रिलायंस भी बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, क्या रीजन लगता है उसकी सक्सेस का? मुकेश अंबानी प्लस धीरूभाई अंबानी जो थे वो, प्लस उनके पास जो पेट्रोलियम का बिजनेस है, वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो तुम्हारी सक्सेस को, तुम्हें सक्सेसफुल बना रहा है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। वो फैक्टर हिल गया, गई तुम्हारी सक्सेस। यानी वो प्रिजर्व करके रखने वाली चीज है, उसको डेवलप करते आना चाहिए तुम लोगों को। देखो कोर कंपिटेंसी अलग है। कोर कंपिटेंसी क्या है? अपनी स्किल को डेवलप करना, राइवल से बेटर परफॉर्म करना। और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब कुछ है तुम्हारे अंदर ऐसा जिसके कारण तुम सक्सेसफुल हुए हो। तुम क्या मानते हो, तुम लोग आज सक्सेसफुल हो? नहीं हो। वी आर इन प्रोसेस, हम तो फाइनल आउटपुट है ही नहीं। तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को लो, क्या तू है सक्सेसफुल? प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस, यू आर स्टिल इन अ प्रोसेस। ये प्रोसेस के बाहर फिर तुम इवैल्यूएट करो खुद को, यानी कि सीएमए बनने के बाद इवैल्यूएट करो। अभी इवैल्यूएट करना ही गलत है, क्योंकि तू आज सक्सेसफुल भी है तो 3 साल बाद इससे भी ज्यादा रहेगा।
तो तब इवैल्यूएट करने का टाइम अभी नहीं। जो इंसान सक्सेसफुल है अगर अपन उसको देखा जाए तो उसके पास कुछ ना कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर रहता है। फॉर एग्जांपल रतन टाटा है लीडरशिप। बाबा रामदेव के पास भी की सक्सेस फैक्टर है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है क्या? बाबा के पास योगा है, पूरी की पूरी पतंजलि बोले तो आयुर्वेद है। तुम पता नहीं क्या सोचते कौन पतंजलि आ गई, पतंजलि इज नॉट नेम ऑफ अ गर्ल, ठीक है। बाबा के पास पतंजलि है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास कुछ ना कुछ एक फैक्टर रहता है। बाबा से योगा ले लो, बाबा का मार्केट खत्म। रतन टाटा के पास से लीडरशिप ले लो, मार्केट खत्म। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो फैक्टर रहता है जो तुम्हारी सक्सेस को ड्राइव करता है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर दोज प्रोडक्ट फीचर्स विच आर पर्टिकुलरली valued by a group of customer and therefore where the organization must excel in order to outperform the customer। यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो तुम्हारी कंपनी में है और कस्टमर उसकी वैल्यू भी करता है और इसको प्रिजर्व करके भी चलना पड़ेगा और इसमें तेरे को मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी तभी जाके। अगर हर कोई रन मशीन बन गया तो विराट कोहली के पास थोड़ी कोई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, उसको हटा के किसी और को ले आएंगे, पर धोनी रहेगा। क्यों? क्योंकि धोनी के पास अभी भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। लेकिन जिस दिन विराट कोहली की कैप्टनशिप भी उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी, धोनी रिप्लेसेबल हो जाएगा, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर खत्म। कस्टमर यानी कि हम व्यूअर्स वैल्यू क्यों करते हैं धोनी की? क्योंकि उसके पास एक ऐसा फैक्टर है जो बाकी किसी के पास नहीं है और धोनी उसमें इंप्रूव। धोनी ने रन ही कितने बनाए आज तक, तुम बोलो? वो आउट भी हो जाता है। अरे वो हमें को मालूम है लास्ट में भी उसने परफॉर्म नहीं भी किया रहता है, तो भी हर बार जब मैच में आता है अपने को लगता है माही मारेगा, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक भरोसा रहता है हमेशा। नहीं लगता तुमको? लगता है, सबको लगता है, क्योंकि ऐसा एक भरोसा है उसमें कि ये कुछ ना कुछ करता है। फिर कैप्टन कूल, यानी कि कोई भी सिचुएशन से कभी भी निकाल के ला सकता है, टर्न अराउंड कर सकता है, उसका सक्सेस फैक्टर है। अकॉर्डिंग टू रॉकर्ट देयर आर 4 मेजर सोर्स ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, ये कर लेता हूं मैं, मेरे को समझाना है ये पॉइंट। वैसे मैं रीड करके खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरे को समझाना है ये पॉइंट। कल लेते हैं ये, 10-15 मिनट का पार्ट रह जाएगा, मैं कल ले लूंगा। कल तो आ रहे ना तुम लोग? कल भी विसर्जन की छुट्टी चाहिए? नहीं ना, नहीं दूंगा मैं। टाटा, बाय बाय। बाय बोलो जोर से, बाय।